स्टीवन पॉल जॉब्स 24 फरवरी 1955 से 5 अक्टूबर 2011 एक अमेरिकी व्यवसायी, आविष्कारक और निवेशक थे, जिन्हें प्रौद्योगिकी दिग्गज एप्पल इंक के सहसंस्थापक के लिए जाना जाता है। जॉब्स नेक्स्ट के संस्थापक और पिक्सर के अध्यक्ष और बहुसंख्यक शेयरधारक भी थे। वह अपने शुरुआती बिजनेस पार्टनर और साथी एप्पल के सहसंस्थापक स्टीव वोजनियाक के साथ 1970 और 1980 के दशक की पर्सनल कंप्यूटर क्रांति के अग्रदूत थे। जॉब्स का जन्म 1955 में सैन फ्रांसिस्को में हुआ था और कुछ ही समय बाद उन्हें गोद ले लिया गया। उसी वर्ष वापस लेने से पहले उन्होंने 1972 में रीड कॉलेज में दाखिला लिया। 1974 में उन्होंने ज़ेन बौद्ध धर्म का अध्ययन करने से पहले ज्ञान की तलाश में भारत की यात्रा की। उन्होंने और वोजनियाक ने 1976 में वोजनियाक के एप्पल आई पर्सनल कंप्यूटर को और विकसित करने और बेचने के लिए एप्पल की सहस्थापना की। साथ में दोनों ने एक साल बाद एप्पल II के उत्पादन और बिक्री के साथ प्रसिद्धि और धन प्राप्त किया, जो पहले अत्यधिक सफल बड़े पैमाने पर उत्पादित माइक्रो कंप्यूटरों में से एक था। जॉब्स ने 1979 में ज़ेरॉक्स ऑल्टो की व्यावसायिक क्षमता देखी, जो माउस चालित थी और इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI था। इसके कारण 1983 में असफल एप्पल लिसा का विकास हुआ। इसके बाद 1984 में मैकिन्टोश का विकास हुआ, जो GUI के साथ पहला बड़े पैमाने पर उत्पादित कंप्यूटर था। मैकिन्टोश ने 1985 में एप्पल लेजर राइटर के साथ डेस्कटॉप प्रकाशन उद्योग की शुरुआत की, जो वेक्टर ग्राफिक्स की सुविधा देने वाला पहला लेजर प्रिंटर था। 1985 में कंपनी के बोर्ड और उसके तत्कालीन CEO जॉन स्कली के साथ लंबे सत्ता संघर्ष के बाद जॉब्स ने एप्पल छोड़ दिया। उसी वर्ष जॉब्स ने कुछ एप्पल कर्मचारियों को अपने साथ नेक्स्ट की स्थापना की, जो एक कंप्यूटर प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट कंपनी थी, जो उच्च शिक्षा और व्यावसायिक बाजारों के लिए कंप्यूटर में विशेषज्ञता रखती थी और इसके CEO के रूप में कार्यरत थे। 1986 में उन्होंने लुकासफिल्म के कंप्यूटर ग्राफिक्स डिवीजन को वित्त पोषित करके दृश्य प्रभाव उद्योग को विकसित करने में मदद की, जो अंततः पिक्सर के रूप में स्वतंत्र रूप से विकसित हुआ, जिसने पहली 3D कंप्यूटर एनिमेटेड फीचर फिल्म टॉय स्टोरी 1995 का निर्माण किया और एक अग्रणी एनिमेशन स्टूडियो बन गया, जिसका निर्माण हुआ। तब से 27 फिल्में। 1997 में कंपनी द्वारा नेक्स्ट के अधिग्रहण के बाद जॉब्स CEO के रूप में एप्पल में लौट आए। वह एप्पल को पुनर्जीवित करने के लिए काफी हद तक जिम्मेदार थे, जो दिवालियापन के कगार पर था। उन्होंने उत्पादों और सेवाओं की एक श्रृंखला विकसित करने के लिए ब्रिटिश डिजाइनर जॉनी इवे के साथ मिलकर काम किया, जिसका सांस्कृतिक प्रभाव अलग सोचें विज्ञापन अभियान से शुरू हुआ और iMac, iTunes, Mac OS X, एप्पल स्टोर, iPod, iTunes तक पहुंचा। स्टोर, आईफोन, ऐप स्टोर और iPad। 2003 में जॉब्स को अग्न्याशय न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर का पता चला था। 2011 में ट्यूमर से संबंधित श्वसन गिरफ्तारी से उनकी मृत्यु हो गई और 2022 में उन्हें मरणोपरांत राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। अर्ली लाइफ, फैमिली। स्टीवन पॉल जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में जोआन कैरोल शिएबल और अब्दुल फत्ताह जॉन जंडाली अरबी के घर हुआ था। अब्दुल फत्ताह जंदाली का जन्म एक मुस्लिम घराने में अमीर सीरियाई माता पिता के यहाँ हुआ था, जो 9 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। बेरूत के अमेरिकी विश्वविद्यालय में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद जंदाली ने विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में PhD की। वहां उनकी मुलाकात स्विस जर्मन मूल की अमेरिकी कैथोलिक जोआन शिएबल से हुई, जिनके माता पिता एक मिंक फार्म और रियल एस्टेट के मालिक थे। दोनों में प्यार हो गया, लेकिन जंडाली की मुस्लिम आस्था के कारण उन्हें शिबल के पिता के विरोध का सामना करना पड़ा। जब शिबल गर्भवती हो गई तो उसने बंद गोद लेने की व्यवस्था की
और बच्चे को जन्म देने के लिए सैन फ्रांसिस्को की यात्रा की। शिबल ने अनुरोध किया कि उसके बेटे को कॉलेज के स्नातकों द्वारा गोद लिया जाए। एक वकील और उसकी पत्नी का चयन किया गया था, लेकिन यह पता चलने के बाद कि बच्चा लड़का था, वे पीछे हट गए। इसलिए जॉब्स को पॉल रेनहोल्ड और क्लारा नी हागोपियन जॉब्स द्वारा गोद लिया गया। पॉल जॉब्स एक डेयरी किसान के बेटे थे। हाई स्कूल छोड़ने के बाद उन्होंने मैकेनिक के रूप में काम किया, फिर यूएस कोस्ट गार्ड में शामिल हो गए। जब उसका जहाज सेवा मुक्त हो गया तो उसने शर्त लगाई कि उसे 2 सप्ताह के भीतर पत्नी मिल जाएगी। इसके बाद उनकी मुलाकात अर्मेनियाई मूल की अमेरिकी क्लारा हागोपियन से हुई और 10 दिन बाद मार्च 1946 में दोनों की सगाई हो गई और उसी साल उन्होंने शादी कर ली। दंपति विस्कॉन्सिन फिर इंडियाना चले गए, जहां पॉल जॉब्स ने एक मशीनिस्ट और बाद में एक कार सेल्समैन के रूप में काम किया। चूंकि क्लारा सैन फ्रांसिस्को से चूक गई, इसलिए उसने पॉल को वापस जाने के लिए मना लिया। वहां पॉल ने एक पुनर्ग्रहण एजेंट के रूप में काम किया और क्लारा एक मुनीम बन गई। 1955 में अस्थानिक गर्भावस्था के बाद दंपति ने एक बच्चा गोद लेने की सोची। चूंकि उनके पास कॉलेज की शिक्षा का अभाव था, शिबल ने शुरू में गोद लेने के कागजात पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया और अदालत में अनुरोध किया कि उसके बेटे को जॉब्स के घर से निकाल दिया जाए और एक अलग परिवार में रखा जाए, लेकिन पॉल और क्लारा के वादे के बाद उसने अपना मन बदल लिया। अपने बेटे की कॉलेज ट्यूशन का भुगतान करने के लिए इन्फेंसी युवावस्था में जॉब्स के माता पिता उन्हें लूथरन चर्च में ले गए। जब स्टीव हाई स्कूल में था, तब क्लारा ने अपनी प्रेमिका क्रिसैन ब्रेनन के सामने स्वीकार किया कि वह अपने जीवन के पहले 6 महीनों में स्टीव से प्यार करने से बहुत डरती थी। मुझे डर था कि वे उसे ले जाएंगे मुझसे दूर। केस जीतने के बाद भी स्टीव इतना मुश्किल बच्चा था कि जब वह 2 साल का हुआ तो मुझे लगा कि हमने गलती की है। मैं उसे वापस लौटाना चाहता था। जब क्रिसैन ने इस टिप्पणी को स्टीव के साथ साझा किया तो उन्होंने कहा कि उन्हें पहले से ही पता था और बाद में कहा कि पॉल और क्लारा ने उन्हें बहुत प्यार किया था और उनका साथ दिया था। कई वर्षों बाद जॉब्स की पत्नी लॉरेन ने भी कहा कि उन्हें लगा कि उन दोनों को माता-पिता के रूप में पाकर वह वास्तव में धन्य हो गए हैं। जब पॉल और क्लारा को उनके दत्तक माता-पिता के रूप में संदर्भित किया जाता था, तो जॉब्स तेज हो जाते थे और वह उन्हें 1000% अपने माता-पिता के रूप में मानते थे। जॉब्स ने अपने जैविक माता-पिता को मेरा शुक्राणु और अंडाणु बैंक कहा। यह कठोर नहीं है, यह वैसा ही है जैसा कि यह था, एक शुक्राणु बैंक की बात, इससे अधिक कुछ नहीं। पॉल जॉब्स ने कई नौकरियों में काम किया, जिसमें एक मशीनिस्ट के रूप में प्रयास, कई अन्य नौकरियां और फिर एक मशीनिस्ट के रूप में काम पर वापस आना शामिल था। पॉल और क्लारा ने 1957 में जॉब्स की बहन पेट्रिसिया को गोद लिया था और 1959 तक परिवार कैलिफोर्निया के माउंटेन व्यू में मोंटा लोमा पड़ोस में चला गया था। पॉल ने अपने बेटे के लिए यांत्रिकी के प्रति अपने प्यार को आगे बढ़ाने के लिए अपने गैरेज में एक कार्यक्षेत्र बनाया। इस बीच जॉब्स अपने पिता की शिल्प कौशल की प्रशंसा करते थे, क्योंकि वह जानते थे कि कुछ भी कैसे बनाया जाता है। अगर हमें एक कैबिनेट की आवश्यकता होती तो वह इसे बनाते थे। जब उन्होंने हमारी बाड़ बनाई तो उन्होंने मुझे एक हथौड़ा दिया ताकि मैं उनके साथ काम कर सकूं। मैं था, मुझे कार ठीक करने का कोई शौक नहीं था, लेकिन मैं अपने पिता के साथ घूमने के लिए उत्सुक था। जब वे 10 वर्ष के थे, तब तक जॉब्स इलेक्ट्रॉनिक्स में गहराई से शामिल हो गए थे और पड़ोस में रहने वाले कई इंजीनियरों से उनकी मित्रता हो गई थी। हालांकि उसे अपनी उम्र के बच्चों से दोस्ती करने में कठिनाई होती थी और उसके सहपाठी उसे अकेले के रूप में देखते थे। जॉब्स को पारंपरिक कक्षा में काम करने में कठिनाई होती थी। वे प्राधिकारियों का विरोध करते थे
अक्सर दुर्व्यवहार करते थे और उन्हें कुछ बार निलंबित भी किया गया था। क्लारा ने उसे एक बच्चे के रूप में पढ़ना सिखाया था और जॉब्स ने कहा था कि वह स्कूल में बहुत ऊब गया था और थोड़ा आतंकित हो गया था। आपको हमें तीसरी कक्षा में देखना चाहिए था। हमने मूल रूप से शिक्षक को नष्ट कर दिया था। वह माउंटेन व्यू में मोंटा लोमा एलिमेंट्री स्कूल में अक्सर दूसरों के साथ मजाक करता था। हालांकि उनके पिता पॉल, जिनके साथ बचपन में दुर्व्यवहार किया गया था, ने उन्हें कभी नहीं डांटा, बल्कि उनके प्रतिभाशाली बेटे को चुनौती न देने के लिए स्कूल को दोषी ठहराया। जॉब्स ने बाद में अपने चौथी कक्षा के शिक्षक इमोगीन टेडी हिल को उन्हें बदलने का श्रेय दिया। उसने एक उन्नत चौथी कक्षा को पढ़ाया और मेरी स्थिति को समझने में उसे लगभग 1 महीने का समय लगा। उसने मुझे सीखने के लिए रिश्वत दी। उसने कहेगा, मैं वास्तव में चाहता हूं कि आप इस कार्यपुस्तिका को पूरा करें। यदि आप इसे पूरा करेंगे तो मैं आपको 5 रुपए दूंगा। इसने वास्तव में मुझ में चीजें सीखने का जुनून जगाया। मैंने उस वर्ष जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक सीखा, जितना मैंने स्कूल में किसी अन्य वर्ष में सीखा था। वे चाहते थे कि मैं ग्रेड स्कूल में अगले 2 साल छोड़ दूं और एक विदेशी भाषा सीखने के लिए सीधे जूनियर हाई में चला जाऊं भाषा, लेकिन मेरे माता पिता ने बहुत समझदारी से ऐसा नहीं होने दिया। जॉब्स ने 5वीं कक्षा छोड़ दी और माउंटेन व्यू के क्रिटेंडेन मिडिल स्कूल में 6वीं कक्षा में स्थानांतरित हो गए, जहां वे सामाजिक रूप से अजीब अकेले व्यक्ति बन गए। जॉब्स को अक्सर क्रिटेंडेन मिडिल में तंग किया जाता था और 7वीं कक्षा के मध्य में उन्होंने अपने माता पिता को एक अल्टीमेटम दिया था, या तो वे उसे क्रिटेंडेन से बाहर निकाल देंगे या वह स्कूल छोड़ देंगे। जॉब्स परिवार संपन्न नहीं था और अपनी सारी बचत खर्च करके ही वे 1967 में एक नया घर खरीदने में सक्षम हुए, जिससे स्टीव को स्कूल बदलने की अनुमति मिली। नया घर कैलिफोर्निया के लॉस अल्टोस में क्रिस्ट ड्राइव पर एक 3 बेडरूम का घर बेहतर क्यूपर्टिनो स्कूल डिस्ट्रिक्ट, क्यूपर्टिनो, कैलिफोर्निया में था और भी अधिक घनी आबादी वाले वातावरण में अंतर्निहित था। माउंटेन व्यू क्षेत्र की तुलना में इंजीनियरिंग परिवारों के साथ था। इस घर को 2013 में एप्पल कंप्यूटर की पहली साइट के रूप में एक ऐतिहासिक स्थल घोषित किया गया था। 2013 तक इसका स्वामित्व जॉब्स की बहन पैटी के पास था और इस पर उनकी सौतेली मां मर्लिन का कब्जा था। जब वह 13 वर्ष के थे, 1968 में जॉब्स को बिल हेवलेट पैकार्ड के द्वारा एक ग्रीष्मकालीन नौकरी दी गई थी, जब जॉब्स ने उन्हें एक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट के लिए भागों की मांग करने के लिए बुलाया था। होमस्टेड हाई लॉस अल्टोस घर के स्थान का मतलब था कि जॉब्स पास के होमस्टेड हाई स्कूल में दाखिला ले सकेंगे, जिसका सिलिकॉन वैली से मजबूत संबंध था। उन्होंने 1968 के अंत में बिल फर्नांडीज के साथ वहां अपना पहला वर्ष शुरू किया, जिन्होंने जॉब्स को स्टीव वोजनियाक से मिलवाया और एप्पल के पहले कर्मचारी बने। न तो जॉब्स और न ही फर्नांडीज, जिनके पिता वकील थे, इंजीनियरिंग घराने से थे और इस तरह उन्होंने जॉन मैककलम की इलेक्ट्रॉनिक्स आई कक्षा में दाखिला लेने का फैसला किया। जॉब्स ने अपने बाल लंबे कर लिए थे और बढ़ती प्रतिसंस्कृति में शामिल हो गए थे और विद्रोही युवा अंततः मैककलम से भिड़ गए और कक्षा में रुचि खो दी। 1970 के मध्य में जॉब्स में बदलाव आया। मैं पहली बार पत्थरबाजी का शिकार हुआ। मैंने शेक्सपियर, डायलन थॉमस और उन सभी क्लासिक चीजों की खोज की। मैंने मोबी डिक पढ़ा और एक जूनियर के रूप में रचनात्मक लेखन कक्षाएं लेने वापस चला गया। जॉब्स ने बाद में अपने आधिकारिक जीवनी लेखक को बताया कि मैंने बहुत अधिक संगीत सुनना शुरू कर दिया और मैंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अलावा और भी बहुत कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। शेक्सपियर, प्लेटो। मुझे किंग लियर बहुत पसंद था। जब मैं सीनियर था तो मेरे पास यह अभूतपूर्व एपी अंग्रेजी कक्षा थी। शिक्षक वह लड़का था जो अर्नेस्ट हेमिंग्वे जैसा दिखता था। वह हम में से कई लोगों को योसेमाइट में स्नोशूइंग कराते हुए ले गया
होमस्टेड हाई में अपने पिछले 2 वर्षों के दौरान जॉब्स ने 2 अलग-अलग रुचियां विकसित की, इलेक्ट्रॉनिक्स और साहित्य। ये दोहरी रुचियां विशेष रूप से जॉब्स के वरिष्ठ वर्ष के दौरान परिलक्षित हुईं, क्योंकि उनके सबसे अच्छे दोस्त वोजनियाक और उनकी पहली प्रेमिका, कलात्मक होमस्टेड जूनियर क्रिसैन ब्रेनन थे। 1971 में जब वोजनियाक ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में दाखिला लेना शुरू किया, तो जॉब्स सप्ताह में कुछ बार उनसे मिलने जाते थे। इस अनुभव ने उन्हें पास के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र संघ में अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। इलेक्ट्रॉनिक्स क्लब में शामिल होने के बजाय जॉब्स ने होमस्टेड के अवंतगार्डे जैज कार्यक्रम के लिए एक दोस्त के साथ लाइट शो में भाग लिया। होमस्टेड के एक सहपाठी ने उसका वर्णन एक तरह का दिमाग और एक तरह का हिप्पी के रूप में किया था, लेकिन वह कभी भी किसी भी समूह में फिट नहीं बैठता था। वह बेवकूफ बनने के लिए काफी चतुर था, लेकिन बेवकूफ नहीं था। और वह हिप्पियों के लिए बहुत बौद्धिक था, जो हर समय बर्बाद होना चाहता था। वह एक तरह का बाहरी व्यक्ति था। हाई स्कूल में सब कुछ इस बात के इर्द गिर्द घूमता था कि आप किस समूह में हैं, और यदि आप सावधानीपूर्वक परिभाषित समूह में नहीं थे, तो आप कुछ भी नहीं थे। वह था एक व्यक्ति ऐसी दुनिया में जहां व्यक्तित्व संदिग्ध था। 1971 के अंत में अपने वरिष्ठ वर्ष तक वह स्टैनफोर्ड में एक नए अंग्रेजी कक्षा ले रहे थे और क्रिसैन ब्रेनन के साथ होमस्टेड भूमिगत फिल्म परियोजना पर काम कर रहे थे। उस समय के आसपास वोजनियाक ने टेलीफोन नेटवर्क में हेरफेर करने के लिए आवश्यक टोन उत्पन्न करने के लिए एक कम लागत वाला डिजिटल ब्लू बॉक्स डिजाइन किया, जिससे मुफ्त लंबी दूरी की कॉल की अनुमति मिल सके। वह एस्क्वायर के अक्टूबर 1971 अंक के सीक्रेट्स ऑफ द लिटिल ब्लू बॉक्स नामक लेख से प्रेरित थे। जॉब्स ने तब उन्हें बेचने और लाभ को वोजनियाक के साथ बांटने का फैसला किया। अवैध नीले बक्सों की गुप्त बिक्री अच्छी रही और शायद जॉब्स के दिमाग में यह बीज बैठ गया कि इलेक्ट्रॉनिक्स मजेदार और लाभदायक दोनों हो सकते हैं। 1994 के एक साक्षात्कार में उन्होंने याद किया कि नीले बक्से को डिजाइन करने में उन्हें और वोजनियाक को 6 महीने लगे थे। जॉब्स ने बाद में सोचा कि अगर वोजनियाक के नीले बक्से नहीं होते तो एप्पल नहीं होता। उनका कहना है कि इससे उन्हें पता चला कि वे बड़ी कंपनियों से मुकाबला कर सकते हैं और उन्हें हरा सकते हैं। हाई स्कूल के अपने वरिष्ठ वर्ष में जॉब्स ने एलएसडी का उपयोग करना शुरू कर दिया। बाद में उन्हें याद आया कि एक अवसर पर उन्होंने सनीवेल के बाहर एक गेहूं के खेत में इसका सेवन किया था और उस समय तक मेरे जीवन की सबसे अद्भुत अनुभूति का अनुभव किया था। 1972 के मध्य में स्नातक होने के बाद और रीड कॉलेज जाने से पहले जॉब्स और ब्रेनन ने अपने दूसरे रूममेट अल से एक घर किराए पर लिया। सितंबर 1972 में जॉब्स ने पोर्टलैंड, ओरेगन में रीड कॉलेज में दाखिला लिया। उन्होंने केवल रीड के लिए आवेदन करने पर जोर दिया, हालांकि यह एक महंगा स्कूल था जिसे पॉल और क्लारा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जॉब्स की जल्द ही रॉबर्ट फ्रीडलैंड से दोस्ती हो गई, जो उस समय रीड के छात्रसंघ अध्यक्ष थे। जब ब्रेनन रीड में थे तब वे जॉब्स के साथ जुड़े रहे। केवल एक सेमेस्टर के बाद जॉब्स ने अपने माता पिता को बताए बिना रीड कॉलेज छोड़ दिया। बाद में जॉब्स ने इसकी व्याख्या की क्योंकि वह अपने माता पिता का पैसा ऐसी शिक्षा पर खर्च नहीं करना चाहते थे जो उन्हें निरर्थक लगे। उन्होंने अपनी कक्षाओं का ऑडिट करना जारी रखा, जिसमें सुलेख पर एक पाठ्यक्रम भी शामिल था जो रॉबर्ट पल्लाडिनो द्वारा पढ़ाया गया था। 2005 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में एक शुरुआती भाषण में जॉब्स ने कहा कि इस अवधि के दौरान वह दोस्तों के छात्रावास के कमरों में फर्श पर सोते थे, भोजन के पैसे के लिए कोक की बोतलें लौटाते थे और स्थानीय हरे कृष्ण मंदिर में साप्ताहिक मुफ्त भोजन पाते थे। उसी भाषण में जॉब्स ने कहा, अगर मैंने कॉलेज में उस एकल सुलेख पाठ्यक्रम को कभी नहीं छोड़ा होता
तो मैक में कभी भी एकाधिक टाइपफेस या आनुपातिक रूप से दूरी वाले फॉन्ट नहीं होते। 1974 से 1985। प्रिया पेल। फरवरी 1974 में जॉब्स लॉस अल्टोस में अपने माता पिता के घर लौट आए और नौकरी की तलाश शुरू कर दी। जल्द ही उन्हें कैलिफोर्निया के लॉस गैटोस में अटारी इंक द्वारा एक कंप्यूटर तकनीशियन के रूप में नियुक्त किया गया। 1973 में स्टीव वोजनियाक ने क्लासिक वीडियो गेम पोंग का अपना संस्करण डिजाइन किया और इसका इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड जॉब्स को दे दिया। वोजनियाक के अनुसार अटारी ने जॉब्स को केवल इसलिए काम पर रखा क्योंकि वह बोर्ड को कंपनी में ले गया था और उन्हें लगा कि उसने इसे स्वयं बनाया है। अटारी के सहसंस्थापक नोलन बुशनेल ने बाद में उन्हें कठिन लेकिन मूल्यवान बताया, यह इंगित करते हुए कि वह अक्सर कमरे में सबसे चतुर व्यक्ति थे और वह लोगों को यह बता देते थे। जॉब्स ने 1974 के मध्य में भारत की यात्रा की आध्यात्मिक शिक्षाओं की खोज में अपने रीड मित्र और अंततः एप्पल कर्मचारी डैनियल कोटके के साथ नीम करोली बाबा से मिलने उनके कैंची आश्रम गए। जब वे नीम करोली आश्रम पहुंचे तो यह लगभग सुनसान था क्योंकि सितंबर 1973 में नीम करोली बाबा की मृत्यु हो गई थी। फिर उन्होंने सूखी नदी के किनारे से हैदा खान बाबाजी के आश्रम तक एक लंबी यात्रा की। 7 महीने के बाद जॉब्स ने भारत छोड़ दिया और डेनियल कोटके से पहले अमेरिका लौट आए। जॉब्स ने अपना रूप बदल लिया था, उसका सिर मुंडवा दिया गया था और उसने पारंपरिक भारतीय कपड़े पहने थे। इस दौरान जॉब्स ने साइकेडेलिक्स के साथ प्रयोग किया। बाद में उन्होंने अपने एलएसडी अनुभवों को अपने जीवन में किए गए 2 या 3 सबसे महत्वपूर्ण कामों में से एक कहा। उन्होंने ओरेगॉन के एक कम्यून ऑल वन फार्म में कुछ समय बिताया जिसका स्वामित्व रॉबर्ट फ्रीडलैंड के पास था। इस समय अवधि के दौरान जॉब्स और ब्रेनन दोनों ज़ेन मास्टर कोबुन चिनो ओटोगावा के माध्यम से ज़ेन बौद्ध धर्म के अभ्यासी बन गए। जॉब्स अमेरिका के सबसे पुराने सोतो ज़ेन मठ तस्साजारा ज़ेन माउंटेन सेंटर में लंबे ध्यान शिविर में लगे हुए हैं। उन्होंने जापान में हेइजी में मठवासी निवास लेने पर विचार किया और ज़ेन, जापानी व्यंजनों और हसुई कावासे जैसे कलाकारों के प्रति आजीवन सराहना बनाए रखी। जॉब्स 1975 की शुरुआत में अटारी लौट आए और उस गर्मी में बुशनेल ने उन्हें आर्केड वीडियो गेम ब्रेकआउट के लिए यथासंभव कम चिप्स में एक सर्किट बोर्ड बनाने का काम सौंपा, यह जानते हुए कि जॉब्स मदद के लिए वोजनियाक को भर्ती करेंगे। एचपी में अपनी दैनिक नौकरी के दौरान वोजनियाक ने सर्किट डिजाइन के रेखाचित्र बनाए। रात में वह अटारी में जॉब्स में शामिल हो गए और डिजाइन को परिष्कृत करना जारी रखा, जिसे जॉब्स ने ब्रेडबोर्ड पर लागू किया। बुशनेल के अनुसार अटारी ने मशीन में निकाली गई प्रत्येक टीटीएल चिप के लिए $100 2022 में लगभग $500 के बराबर की पेशकश की। जॉब्स ने वोजनियाक के साथ एक सौदा किया कि यदि वोजनियाक चिप्स की संख्या कम कर सकता है तो शुल्क को उनके बीच समान रूप से विभाजित किया जाएगा। अटारी के इंजीनियरों को बहुत आश्चर्य हुआ। 4 दिनों के भीतर वोजनियाक ने टीटीएल की गिनती घटाकर 45 कर दी, जो सामान्य 100 से काफी कम थी। हालांकि बाद में अटारी ने परीक्षण करना आसान बनाने और कुछ गायब सुविधाओं को जोड़ने के लिए इसे फिर से इंजीनियर किया। वोजनियाक के अनुसार जॉब्स ने उन्हें बताया कि अटारी ने उन्हें केवल $750 वास्तविक $5000 के बजाय का भुगतान किया और इस प्रकार वोजनियाक का हिस्सा $375 था। वोजनियाक को 10 साल बाद तक वास्तविक बोनस के बारे में पता नहीं चला, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर जॉब्स ने उन्हें इसके बारे में बताया होता और बताया होता कि उन्हें पैसे की जरूरत है, तो वोजनियाक ने उन्हें बोनस दे दिया होता। जॉब्स और वोजनियाक ने 1975 में होमब्रू कंप्यूटर क्लब की बैठकों में भाग लिया, जो पहले एप्पल कंप्यूटर के विकास और विपणन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था।
डॉड द्वारा लगभग 1975 में जारी एक दस्तावेज के अनुसार स्टीव जॉब्स का दावा है कि उन्हें शराब रखने के मामले में नाबालिग होने के कारण पूछताछ के बाद यूजीन ओरेगॉन में गिरफ्तार किया गया था। जॉब्स का आरोप है कि उन्होंने कोई शराब नहीं पी थी, लेकिन पुलिस ने उनसे पूछताछ की और बाद में निर्धारित किया कि उनके पास अवैतनिक तेज गति टिकट के लिए बकाया गिरफ्तारी वारंट था। जॉब्स का दावा है कि इसके बाद उन्होंने लगभग $50 का जुर्माना अदा किया। कथित तौर पर गिरफ्तारी एक दुकान के पीछे हुई। एप्पल 1976 से 1985। मार्च 1976 तक वोजनियाक ने एप्पल आई कंप्यूटर का मूल डिजाइन पूरा कर लिया और इसे जॉब्स को दिखाया, जिन्होंने सुझाव दिया कि वे इसे बेच दें। वोजनियाक को पहले इस विचार पर संदेह था, लेकिन बाद में वह सहमत हो गए। उसी वर्ष अप्रैल में जॉब्स, वोजनियाक और प्रशासनिक ओवरसियर रोनाल्ड वेन ने 1 अप्रैल 1976 को जॉब्स के माता-पिता के क्रिस्ट ड्राइव होम में एक व्यावसायिक साझेदारी के रूप में एप्पल कंप्यूटर कंपनी, जिसे अब एप्पल इंक कहा जाता है, की स्थापना की। ऑपरेशन मूल रूप से जॉब्स के शयनकक्ष में शुरू हुआ और बाद में गैरेज में चला गया। वेन जॉब्स और वोजनियाक को कंपनी के सक्रिय प्राथमिक सहसंस्थापक के रूप में छोड़कर कुछ समय के लिए रुके थे। जॉब्स के ओरेगन में ऑल वन फार्म कम्यून से लौटने के बाद दोनों ने एप्पल नाम तय किया और वोजनियाक को फार्म के सेब के बगीचे में अपने समय के बारे में बताया। जॉब्स ने मूल रूप से एप्पल आई के नंगे मुद्रित सर्किट बोर्ड का उत्पादन करने और उन्हें प्रत्येक कंप्यूटर शौकीनों को $50 2022 में लगभग $260 के बराबर में बेचने की योजना बनाई थी। पहले बैच को वित्त पोषित करने के लिए वोजनियाक ने अपना HP वैज्ञानिक कैलकुलेटर बेच दिया और जॉब्स ने अपनी वोक्सवैगन वैन बेच दी। उस वर्ष बाद में कंप्यूटर रिटेलर पॉल टेरेल ने $500 प्रत्येक के लिए 50 पूरी तरह से असेंबल की गई एप्पल आई इकाइयां खरीदी। अंततः कुल मिलाकर लगभग 200 एप्पल आई कंप्यूटर का उत्पादन किया गया। क्रिस्ट ड्राइव पर एक पड़ोसी ने जॉब्स को एक अजीब व्यक्ति के रूप में याद किया जो अपने ग्राहकों का स्वागत अपने अंडरवियर बाहर लटकाकर, नंगे पैर और हिप्पी की तरह करते थे। एक अन्य पड़ोसी, लैरी वाटरलैंड, जिन्होंने हाल ही में स्टैनफोर्ड में केमिकल इंजीनियरिंग में PhD अर्जित की थी, ने पंच कार्ड के बड़े डेक के साथ विशाल मेनफ्रेम कंप्यूटर के स्थापित उद्योग की तुलना में जॉब्स के उभरते व्यवसाय को खारिज करने को याद किया। स्टीव मुझे गैरेज में ले गया। उसके पास था एक सर्किट बोर्ड जिस पर एक चिप है, एक ड्यूमॉन्ट टीवी सेट, एक पैनासोनिक कैसेट टेप डेक और एक कीबोर्ड। उन्होंने कहा, यह एक एप्पल कंप्यूटर है। मैंने कहा, आप मजाक कर रहे होंगे। मैंने पूरे विचार को खारिज कर दिया। रीड कॉलेज और भारत से जॉब्स के मित्र डैनियल कोटके ने याद किया कि एप्पल के शुरुआती कर्मचारी के रूप में वह गैरेज में काम करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। वो अपने नवीनतम कोड के साथ सप्ताह में एक बार दिखाई देते थे। स्टीव जॉब्स नहीं थे इस अर्थ में, उसके हाथ गंदे करो। कोटके ने यह भी कहा कि शुरुआती अधिकांश काम जॉब्स की रसोई में हुआ, जहां उन्होंने कंपनी के लिए निवेशकों को ढूंढने के लिए घंटों फोन पर बात की। उन्हें तत्कालीन अर्धसेवानिवृत्त इंटेल उत्पाद विपणन प्रबंधक और माइक मार्ककुला नामक इंजीनियर से धन प्राप्त हुआ। सन माइक्रोसिस्टम्स के सहसंस्थापकों में से एक, स्कॉट मैकनेली ने कहा कि जॉब्स ने सिलिकॉन वैली में ग्लास युग की सीमा को तोड़ दिया क्योंकि उन्होंने कम उम्र में एक बहुत ही सफल कंपनी बनाई थी। मार्ककुला ने एप्पल को आर्थर रॉक के ध्यान में लाया, जिसने होम ब्रू कंप्यूटर शो में भीड़ भरे एप्पल बूथ को देखने के बाद $60,000 के निवेश के साथ शुरुआत की और एप्पल बोर्ड पर चढ़ गया। जब मार्ककुला ने फरवरी 1977 में एप्पल के पहले अध्यक्ष और CEO के रूप में काम करने के लिए नेशनल सेमीकंडक्टर से माइक स्कॉट को भर्ती किया, तो जॉब्स खुश नहीं थे। ब्रेनन के भारत की यात्रा से लौटने के बाद उसे और जॉब्स को फिर से प्यार हो गया, क्योंकि ब्रेनन ने उसमें बदलावों को देखा, जिसका श्रेय वह कोबुन को देती है, जिसका वह अभी भी अनुसरण कर रही थी।
इसी समय जॉब्स ने ब्रेनन और उनके माता पिता के लिए उनके लिविंग रूम में एक प्रोटोटाइप एप्पल टू कंप्यूटर प्रदर्शित किया। ब्रेनन इस समयावधि में एक बदलाव को नोट करते हैं, जहां जॉब्स पर दो मुख्य प्रभाव एप्पल इंक और कोबुन थे। अप्रैल 1977 में जॉब्स और वोज़नियाक ने वेस्ट कोस्ट कंप्यूटर फेयर में एप्पल टू पेश किया। यह एप्पल कंप्यूटर द्वारा बेचा जाने वाला पहला उपभोक्ता उत्पाद है। मुख्य रूप से वोज़नियाक द्वारा डिजाइन किया गया, जॉब्स ने इसके असामान्य मामले के विकास का निरीक्षण किया और रॉड होल्ट ने अद्वितीय बिजली आपूर्ति विकसित की। डिजाइन चरण के दौरान जॉब्स ने तर्क दिया कि एप्पल टू में 2 विस्तार स्लॉट होने चाहिए, जबकि वोज़नियाक 8 चाहते थे। गर्मागर्म बहस के बाद वोज़नियाक ने धमकी दी कि जॉब्स को जाकर अपने लिए दूसरा कंप्यूटर ले लेना चाहिए। बाद में वे 8 स्लॉट पर सहमत हुए। एप्पल टू दुनिया में पहले अत्यधिक सफल बड़े पैमाने पर उत्पादित माइक्रो कंप्यूटर उत्पादों में से एक बन गया। जैसे जैसे जॉब्स अपनी नई कंपनी में अधिक सफल होते गए, ब्रेनन के साथ उनके संबंध और अधिक जटिल होते गए। 1977 में एप्पल की सफलता अब उनके रिश्ते का हिस्सा बन गई थी और ब्रेनन डैनियल कोटके और जॉब्स क्यूपर्टिनो में एप्पल कार्यालय के पास एक घर में रहने चले गए। ब्रेनन ने अंततः एप्पल में शिपिंग विभाग में एक पद ग्रहण किया। जैसे जैसे एप्पल में जॉब्स की स्थिति बढ़ती गई, ब्रेनन के रिश्ते उनके साथ खराब होते गए और वह इस रिश्ते को खत्म करने पर विचार करने लगीं। अक्टूबर 1977 में रॉड होल्ट ने ब्रेनन से संपर्क किया, जिन्होंने उसे सेब के लिए ब्लूप्रिंट डिजाइन करने वाली एक सशुल्क प्रशिक्षुता लेने के लिए कहा। होल्ट और जॉब्स दोनों का मानना था कि उनकी कलात्मक क्षमताओं को देखते हुए यह उनके लिए एक अच्छी स्थिति होगी। होल्ट विशेष रूप से उत्सुक थी कि वह पद ग्रहण करे और इसके प्रति उसकी दुविधा से हैरान थी। हालांकि ब्रेनन के निर्णय पर इस तथ्य का प्रभाव पड़ा कि उसे एहसास हुआ कि वह गर्भवती थी और जॉब्स उसके पिता थे। उन्हें जॉब्स को यह बताने में कुछ दिन लग गए, जिनका चेहरा ब्रेनन के अनुसार समाचार में बदसूरत हो गया था। उसी समय ब्रेनन के अनुसार उसकी तीसरी तिमाही की शुरुआत में जॉब्स ने उससे कहा, मैं कभी नहीं पूछना चाहता था कि तुम गर्भपात कराओ। मैं बस ऐसा नहीं करना चाहता था। उसने उसके साथ गर्भावस्था के बारे में चर्चा करने से भी इनकार कर दिया। ब्रेनन ने इंटर्नशिप ठुकरा दी और एप्पल छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि जॉब्स ने उनसे कहा था, यदि आप इस बच्चे को गोद लेने के लिए छोड़ देंगी तो आपको खेद होगा और मैं कभी भी आपकी मदद नहीं करूंगा। ब्रेनन के अनुसार जॉब्स ने लोगों में यह धारणा पैदा करना शुरू कर दिया कि मैं आसपास सोता हूं और वह बांझ है, जिसका मतलब था कि यह उसका बच्चा नहीं हो सकता। जन्म देने से कुछ हफ्ते पहले ब्रेनन को ऑल वन फार्म में अपने बच्चे को जन्म देने के लिए आमंत्रित किया गया था। उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जब जॉब्स 23 वर्ष के थे, उसी उम्र में जब उनके जैविक माता-पिता उनके जन्म के समय थे, ब्रेनन ने 17 मई 1978 को अपनी बच्ची लिसा ब्रेनन को जन्म दिया। रॉबर्ट फ्रीडलैंड, उनके पारस्परिक मित्र और खेत के मालिक द्वारा संपर्क किए जाने के बाद जॉब्स बच्चे के जन्म के लिए वहां गए। दूर रहते हुए जॉब्स ने उनके साथ बच्चे के नाम पर काम किया, जिस पर उन्होंने खेतों में कंबल पर बैठकर चर्चा की। ब्रेनन ने लिसा नाम सुझाया, जो जॉब्स को भी पसंद आया और उन्होंने नोट किया कि जॉब्स को लिसा नाम से बहुत लगाव था, जबकि वह सार्वजनिक रूप से पितृत्व से इनकार भी कर रहे थे। उसे बाद में पता चला कि इस दौरान जॉब्स एक नए प्रकार के कंप्यूटर का अनावरण करने की तैयारी कर रहे थे, जिसे वह एक महिला नाम देना चाहते थे। उनकी पहली पसंद सेंट क्लेयर के बाद क्लेयर थी। उसने कहा कि उसने उसे कभी भी कंप्यूटर के लिए बच्चे का नाम इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी और उसने यह योजना उससे छिपाई।
जॉब्स ने एप्पल लिसा के वैकल्पिक स्पष्टीकरण के रूप में लोकल इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर वाक्यांश के साथ आने के लिए अपनी टीम के साथ काम किया। हालांकि दशकों बाद जॉब्स ने अपने जीवनी लेखक वाल्टर इसाक्सन के सामने स्वीकार किया कि जाहिर तौर पर इसका नाम मेरी बेटी के लिए रखा गया था। जब जॉब्स ने पितृत्व से इनकार किया तो एक डीएनए परीक्षण ने उन्हें लिसा के पिता के रूप में स्थापित किया। स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, इसके लिए उसे ब्रेनन को प्राप्त कल्याण राशि लौटाने के अलावा मासिक रूप से $385 2022 में लगभग $1,100 के बराबर का भुगतान करना होगा। जॉब्स ने उन्हें उस समय $500 2022 में लगभग $1,500 के बराबर मासिक भुगतान किया जब एप्पल सार्वजनिक हुआ और उन्हें करोड़पति बना दिया। बाद में ब्रेनन 3 जनवरी 1983 को जारी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर विशेष पत्रिका के लिए माइकल मोरित्ज के साथ साक्षात्कार के लिए सहमत हुए, जिसमें उन्होंने जॉब्स के साथ अपने संबंधों पर चर्चा की। जॉब्स को पर्सन ऑफ द ईयर नामित करने के बजाय पत्रिका ने जेनेरिक पर्सनल कंप्यूटर को मशीन ऑफ द ईयर नाम दिया। अंक में जॉब्स ने पितृत्व परीक्षण की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया, जिसमें कहा गया था कि जॉब्स स्टीवन के लिए पितृत्व की संभावना 94.1% है। उन्होंने यह तर्क देते हुए जवाब दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका की 28% पुरुष आबादी पिता हो सकती है। टाइम ने यह भी नोट किया कि बच्ची और वह मशीन जिस पर एप्पल ने भविष्य के लिए इतनी उम्मीदें लगाई हैं, एक ही नाम है, लिसा। 1978 में 23 साल की उम्र में जॉब्स की संपत्ति $1 मिलियन 2022 में $4.49 मिलियन के बराबर से अधिक थी। 25 साल की उम्र तक उनकी कुल संपत्ति अनुमानित $250 मिलियन 2022 में $805 मिलियन के बराबर तक बढ़ गई। वह फोर्ब्स की देश के सबसे अमीर लोगों की सूची में जगह बनाने वाले सबसे कम उम्र के लोगों में से एक थे और विरासत में मिली संपत्ति के बिना खुद ऐसा करने वाले कुछ मुट्ठी भर लोगों में से एक थे। 1982 में जॉब्स ने राजनीतिक रूप से प्रगतिशील प्रतिष्ठा वाली मैनहट्टन इमारत द सैन रेमो की शीर्ष 2 मंजिलों पर एक अपार्टमेंट खरीदा। हालांकि वह वहां कभी नहीं रहे, उन्होंने IMPI की बदौलत इसे पुनर्निर्मित करने में वर्षों बिताए। 1983 में जॉब्स ने जॉन स्कली को पेप्सी कोला से हटाकर एप्पल के CEO के रूप में काम करने का लालच दिया और पूछा, क्या आप अपना शेष जीवन मीठा पानी बेचने में बिताना चाहते हैं या आप दुनिया को बदलने का मौका चाहते हैं? 1984 में जॉब्स ने जैकलिन हाउस और संपत्ति खरीदी और 1 दशक तक वहां रहे। इसके बाद उन्होंने इसे 2000 तक कई वर्षों के लिए पट्टे पर दे दिया, जब उन्होंने घर का रखरखाव बंद कर दिया, जिससे मौसम के कारण इसकी हालत खराब हो गई। 2004 में जॉब्स को वुडसाइड शहर से एक छोटा समकालीन शैली का घर बनाने के लिए घर को ध्वस्त करने की अनुमति मिली। कुछ वर्षों तक अदालत में मुकदमा चलाने के बाद आखिरकार 2011 में उनकी मृत्यु से कुछ महीने पहले घर को ध्वस्त कर दिया गया। जॉब्स ने 1981 में एप्पल के शुरुआती कर्मचारी जेफ रस्किन से मैकिन्टोश के विकास का कार्यभार संभाला, जिन्होंने इस परियोजना की कल्पना की थी। वोजनियाक और रस्किन ने प्रारंभिक कार्यक्रम को काफी प्रभावित किया था और वोजनियाक उस वर्ष की शुरुआत में एक हवाई जहाज दुर्घटना के कारण छुट्टी पर थे, जिससे जॉब्स के लिए इस परियोजना को संभालना आसान हो गया। 22 जनवरी 1984 को एप्पल ने 1984 इंच शीर्षक से एक सुपर बाउल टेलीविजन विज्ञापन प्रसारित किया, जो इन शब्दों के साथ समाप्त हुआ, 24 जनवरी को एप्पल कंप्यूटर मैकिन्टोश पेश करेगा। और आप देखेंगे कि क्यों 1984 जैसा नहीं होगा। 24 जनवरी 1984 को डी अंजा कॉलेज के फ्लिंट ऑडिटोरियम में आयोजित एप्पल की वार्षिक शेयरधारकों की बैठक में भावुक जॉब्स ने बेहद उत्साही दर्शकों के सामने मैकिन्टोश का परिचय कराया।
मैकिन्टोश इंजीनियर एंडी हर्टसफेल्ड ने इस दृश्य को भयंकर बताया। मैकिन्टोश लिसा से प्रेरित था, जो बदले में जेरॉक्स पार्क के माउस संचालित ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से प्रेरित था, और इसे मजबूत प्रारंभिक बिक्री के साथ मीडिया द्वारा व्यापक रूप से प्रशंसित किया गया था। हालांकि इसके कम प्रदर्शन और उपलब्ध सॉफ्टवेयर की सीमित रेंज के कारण 1984 की दूसरी छमाही में बिक्री में तेजी से गिरावट आई। कंपनी के लिए स्कली और जॉब्स के दृष्टिकोण बहुत भिन्न थे। स्कली ने एप्पल II जैसे ओपन आर्किटेक्चर कंप्यूटरों का समर्थन किया, जो शिक्षा, छोटे व्यवसाय और आईबीएम के लिए कम असुरक्षित घरेलू बाजारों को लक्षित करते थे। जॉब्स चाहते थे कि कंपनी आईबीएम पीसी के व्यावसायिक विकल्प के रूप में क्लोज्ड आर्किटेक्चर मैकिन्टोश पर ध्यान केंद्रित करे। अध्यक्ष और सीईओ स्कली का बोर्ड के अध्यक्ष जॉब्स के मैकिन्टोश डिवीजन पर बहुत कम नियंत्रण था। यह और एप्पल II डिवीजन अलग अलग कंपनियों की तरह काम करते थे, डुप्लीकेटिंग सेवाएं। हालांकि 1985 की शुरुआत में इसके उत्पादों ने एप्पल की बिक्री का 85% प्रदान किया। कंपनी की जनवरी 1985 की वार्षिक बैठक में एप्पल II डिवीजन या कर्मचारियों का उल्लेख नहीं किया गया। वोजनियाक सहित कई लोग चले गए, जिन्होंने कहा कि कंपनी पिछले 5 वर्षों से गलत दिशा में जा रही थी और उन्होंने अपना अधिकांश स्टॉक बेच दिया। हालांकि कंपनी और जॉब्स द्वारा मैकिन्टोश के पक्ष में एप्पल II को बर्खास्त करने से निराश होकर वोजनियाक ने सौहार्दपूर्ण ढंग से छोड़ दिया और जॉब्स के साथ आजीवन दोस्ती बनाए रखते हुए एप्पल के मानद कर्मचारी बने रहे। 1985 की शुरुआत में आईबीएम पीसी को हराने में मैकिन्टोश की विफलता स्पष्ट हो गई और इसने कंपनी में स्कली की स्थिति को मजबूत किया। मई 1985 में आर्थर रॉक से प्रोत्साहित होकर स्कली ने एप्पल को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया और बोर्ड को एक योजना का प्रस्ताव दिया जो जॉब्स को मैकिन्टोश समूह से हटा देगा और उन्हें नए उत्पाद विकास का प्रभारी बना देगा। यह कदम एप्पल के भीतर जॉब्स को प्रभावी रूप से शक्तिहीन बना देगा। इसके जवाब में जॉब्स ने स्कली से छुटकारा पाने और एप्पल पर कब्जा करने की एक योजना विकसित की। हालांकि योजना लीक होने के बाद जॉब्स का सामना हुआ और उन्होंने कहा कि वह एप्पल छोड़ देंगे। बोर्ड ने उनका इस्तीफा अस्वीकार कर दिया और पुनर्विचार करने को कहा। स्कली ने जॉब्स को यह भी बताया कि पुनर्गठन के लिए आगे बढ़ने के लिए आवश्यक सभी वोट उनके पास हैं। कुछ महीने बाद 17 सितंबर 1985 को जॉब्स ने एप्पल बोर्ड को त्याग पत्र सौंप दिया। एप्पल के 5 अतिरिक्त वरिष्ठ कर्मचारियों ने भी इस्तीफा दे दिया और जॉब्स के नए उद्यम नेक्स्ट में शामिल हो गए। जॉब्स के एप्पल छोड़ने के बाद भी मैकिन्टोश का संघर्ष जारी रहा। हालांकि इसकी मार्केटिंग की गई और इसे धूमधाम से प्राप्त किया गया, लेकिन महंगे मैकिन्टोश को बेचना मुश्किल था। 1985 में बिल गेट्स की तत्कालीन विकासशील कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने धमकी दी थी कि जब तक उसे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए लाइसेंस नहीं दिया जाता, तब तक वह मैक अनुप्रयोगों का विकास बंद कर देगी। माइक्रोसॉफ्ट अपना ग्राफिकल यूजर इंटरफेस विकसित कर रहा था डॉस के लिए, जिसे वह विंडोज कह रहा था, और नहीं चाहता था कि एप्पल विंडोज जीयूआई और मैक इंटरफेस के बीच समानता पर मुकदमा करे। स्कली ने माइक्रोसॉफ्ट को लाइसेंस प्रदान किया, जिससे बाद में एप्पल के लिए समस्याएं पैदा हुईं। इसके अलावा सस्ते आईबीएम पीसी क्लोन जो माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर चलाते थे और जिनमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था, दिखाई देने लगे। हालांकि मैकिन्टोश क्लोन से पहले आया था, लेकिन यह कहीं अधिक महंगा था, इसलिए 1980 के दशक के अंत तक विंडोज उपयोगकर्ता इंटरफेस बेहतर से बेहतर होता जा रहा था और इस प्रकार एप्पल से अधिक हिस्सेदारी ले रहा था। विंडोज आधारित आईबीएम पीसी क्लोनों ने आईबीएम के टॉपव्यू या डिजिटल रिसर्च के जीएम जैसे अतिरिक्त जीयूआई के विकास को भी जन्म दिया और इस प्रकार ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को हल्के में लिया जाने लगा। कमजोर किया गया मैक का सबसे स्पष्ट लाभ
1980 के दशक के अंत में यह स्पष्ट लग रहा था कि एप्पल पूरे IBM क्लोन बाजार के खिलाफ अनिश्चितकाल तक अकेले नहीं चल सकता। 1985 से 1997। नेक्स्ट कंप्यूटर। 1985 में एप्पल से अपने इस्तीफे के बाद जॉब्स ने $7 मिलियन के साथ नेक्स्ट इनकॉर्पोरेटेड की स्थापना की। एक साल बाद उसके पास पैसे खत्म हो रहे थे और उसने उद्यम पूंजी की तलाश की जबकि कोई उत्पाद सामने नहीं था। अंततः जॉब्स ने अरबपति रॉस पेरोट का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने कंपनी में भारी निवेश किया। नेक्स्ट कंप्यूटर को जॉब्स की वापसी के कार्यक्रम में दुनिया को दिखाया गया था, एक भव्य केवलामंत्रण समारोह लॉन्च कार्यक्रम जिसे एक मल्टीमीडिया असाधारण कार्यक्रम के रूप में वर्णित किया गया था। यह उत्सव लुइस एम डेविस सिम्फनी हॉल, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में बुधवार 12 अक्टूबर 1988 को आयोजित किया गया था। स्टीव वोजनियाक ने 2013 के एक साक्षात्कार में कहा था कि जब जॉब्स नेक्स्ट में थे तो वह वास्तव में अपना दिमाग एक साथ रख रहे थे। नेक्स्ट वर्कस्टेशन पहली बार 1990 में जारी किए गए थे और इसकी कीमत $9,999 2022 में लगभग $22,000 के बराबर थी। एप्पल लिसा की तरह नेक्स्ट वर्कस्टेशन तकनीकी रूप से उन्नत था और शिक्षा क्षेत्र के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन इसे बड़े पैमाने पर लागत निषेधात्मक कहकर खारिज कर दिया गया था। नेक्स्ट वर्कस्टेशन अपनी तकनीकी खूबियों के लिए जाना जाता था, जिनमें प्रमुख है इसकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रणाली। जॉब्स ने वित्तीय, वैज्ञानिक और शैक्षणिक समुदाय के लिए नेक्स्ट उत्पादों का विपणन किया। इसकी नवीन प्रयोगात्मक नई प्रौद्योगिकियों जैसे मैक कर्नेल, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर चिप और अंतर्निहित ईथरनेट पोर्ट पर प्रकाश डाला। नेक्स्ट कंप्यूटर का उपयोग करते हुए अंग्रेजी कंप्यूटर वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली ने 1990 में स्विट्जरलैंड में CERN में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया। संशोधित दूसरी पीढ़ी का नेक्स्ट क्यूब 1990 में जारी किया गया था। जॉब्स ने इसे पहला इंटरपर्सनल कंप्यूटर बताया जो पर्सनल कंप्यूटर की जगह लेगा। अपने इनोवेटिव नेक्स्ट मेल मल्टीमीडिया ईमेल सिस्टम के साथ नेक्स्ट क्यूब पहली बार ईमेल में आवाज, छवि, ग्राफिक्स और वीडियो साझा कर सकता है। जॉब्स ने संवाददाताओं से कहा, इंटरपर्सनल कंप्यूटिंग मानव संचार और समूह कार्य में क्रांति लाने जा रही है। जॉब्स ने नेक्स्ट को सौंदर्य पूर्णता के जुनून के साथ चलाया, जैसा कि नेक्स्ट क्यूब के मैग्नीशियम मामले के विकास और उस पर ध्यान देने से पता चलता है। इससे नेक्स्ट के हार्डवेयर डिवीजन पर काफी दबाव पड़ा और 1993 में केवल 50,000 मशीनें बेचने के बाद नेक्स्ट ने नेक्स्ट स्टेप बटा इंटेल की रिलीज के साथ पूरी तरह से सॉफ्टवेयर विकास में बदलाव किया। कंपनी ने 1994 में $1.03 मिलियन का अपना पहला वार्षिक लाभ दर्ज किया। 1996 में नेक्स्ट सॉफ्टवेयर इंक ने वेब एप्लीकेशन विकास के लिए एक रूपरेखा वेबऑब्जेक्ट्स जारी किया। 1997 में एप्पल इनकॉर्पोरेटेड द्वारा नेक्स्ट के अधिग्रहण के बाद वेबऑब्जेक्ट्स का उपयोग एप्पल स्टोर, मोबाइल मी सेवाओं और आईट्यून्स स्टोर को बनाने और चलाने के लिए किया गया था। पिक्सार एंड डिज्नी। 1986 में जॉब्स ने लुकासफिल्म के कंप्यूटर ग्राफिक्स डिवीजन से द ग्राफिक्स ग्रुप, जिसे बाद में पिक्सर नाम दिया गया, के स्पिनआउट को $10 मिलियन की कीमत पर वित्त पोषित किया, जिसमें से $5 मिलियन कंपनी को पूंजी के रूप में दिए गए और $5 मिलियन लुकासफिल्म को भुगतान किए गए। प्रौद्योगिकी अधिकारों के लिए पिक्सर द्वारा अपनी डिज्नी साझेदारी के साथ निर्मित पहली फिल्म टॉय स्टोरी 1995, जिसमें जॉब्स को कार्यकारी निर्माता के रूप में श्रेय दिया गया था, रिलीज होने पर स्टूडियो को वित्तीय सफलता और आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। जॉब्स के जीवन के दौरान पिक्सर के रचनात्मक प्रमुख जॉन लैसेटर के तहत कंपनी ने बॉक्स हिट ए बग्स लाइफ 1998, टॉय स्टोरी 2 1999, मॉन्स्टर्स इंक 2001, फाइंडिंग नेमो 2003 का निर्माण किया।
इनक्रेडिबल्स 2004, कार्स 2006, रैटटॉली 2007, वॉली 2008, अप 2009, टॉय स्टोरी 3 2010 और कार्स 2 2011। जॉब्स की मृत्यु के बाद निर्मित होने वाली पिक्सर की पहली फिल्म ब्रेव 2012 ने स्टूडियो में उनके योगदान के लिए उन्हें श्रद्धांजलि देकर सम्मानित किया। फाइंडिंग नेमो, द इनक्रेडिबल्स, रैटटॉली, वॉली, अप, टॉय स्टोरी 3 और ब्रेव में से प्रत्येक को सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर के लिए अकादमी पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार 2001 में शुरू किया गया था। 2003 और 2004 में जब पिक्सर का डिज्नी के साथ अनुबंध समाप्त हो रहा था, जॉब्स और डिज्नी के मुख्य कार्यकारी माइकल आइजनर ने एक नई साझेदारी पर बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे और जनवरी 2004 में जॉब्स ने घोषणा की कि वह फिर कभी डिज्नी के साथ सौदा नहीं करेंगे। पिक्सर ने अपना अनुबंध समाप्त होने के बाद अपनी फिल्मों को वितरित करने के लिए एक नए भागीदार की तलाश की। अक्टूबर 2005 में बॉब इगर ने डिज्नी में आइजनर की जगह ली और इगर ने तुरंत जॉब्स और पिक्सर के साथ संबंधों को सुधारने के लिए काम किया। 24 जनवरी 2006 को जॉब्स और इगर ने घोषणा की कि डिज्नी $7.4 बिलियन के ऑलस्टॉक लेनदेन में पिक्सर को खरीदने के लिए सहमत हो गया है। जब सौदा बंद हुआ तो जॉब्स कंपनी के लगभग 7% स्टॉक के साथ वॉल्ट डिज्नी कंपनी के सबसे बड़े एकल शेयरधारक बन गए। डिज्नी में जॉब्स की हिस्सेदारी आइजनर की हिस्सेदारी से कहीं अधिक है, जिनके पास 1.7% हिस्सेदारी है, और डिज्नी परिवार के सदस्य रॉय ई डिज्नी की, जिनके पास 2009 की मृत्यु तक कंपनी के स्टॉक का लगभग 1% हिस्सा था और जिनकी आइजनर की आलोचनाएं थीं, विशेष रूप से उनकी। पिक्सर के साथ डिज्नी के रिश्ते में खटास आ गई, आइजनर के निष्कासन में तेजी आई। विलय के पूरा होने पर जॉब्स को डिज्नी के 7% शेयर प्राप्त हुए और सबसे बड़े व्यक्तिगत शेयरधारक के रूप में निदेशक मंडल में शामिल हो गए। जॉब्स की मृत्यु के बाद डिज्नी में उनके शेयर लॉरेन जॉब्स के नेतृत्व वाले स्टीवन पी जॉब्स ट्रस्ट को हस्तांतरित कर दिए गए। जॉब्स की मृत्यु के बाद इगर ने 2019 में याद किया कि कई लोगों ने उन्हें जॉब्स के बारे में चेतावनी दी थी कि वह मुझे और बाकी सभी को धमकाएंगे। इगर ने लिखा, कौन नहीं चाहेगा कि किसी कंपनी को चलाने के तरीके पर स्टीव जॉब्स का प्रभाव हो, और डिज्नी बोर्ड के एक सक्रिय सदस्य के रूप में उन्होंने शायद ही कभी मेरे लिए परेशानी खड़ी की। कभी नहीं, लेकिन शायद ही कभी उन्होंने अनुमान लगाया कि यदि जॉब्स जीवित रहते तो वे डिज्नी और एप्पल के विलय पर गंभीरता से विचार करते। पिक्सर के फ्लॉयड नॉर्मन ने जॉब्स को एक परिपक्व, मधुर व्यक्ति के रूप में वर्णित किया, जिन्होंने कभी भी फिल्म निर्माताओं की रचनात्मक प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं किया। जून 2014 की शुरुआत में पिक्सर के सहसंस्थापक और वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो के अध्यक्ष एडविन कैटमुल ने खुलासा किया कि जॉब्स ने एक बार उन्हें सलाह दी थी कि असहमति में उन्हें तब तक समझाएं जब तक वे समझ न जाएं। कैटमुल ने 2014 में क्रिएटिविटी इंक पुस्तक जारी की, जिसमें उन्होंने जॉब्स के साथ काम करने के कई अनुभवों का जिक्र किया है। जॉब्स के साथ व्यवहार करने के अपने तरीके के बारे में कैटमुल लिखते हैं, स्टीव के साथ पूरे 26 वर्षों में स्टीव और मेरे बीच कभी इतनी जोरदार मौखिक बहस नहीं हुई, और ऐसा करना मेरा स्वभाव भी नहीं है। लेकिन हम अक्सर चीजों को लेकर असहमत होते थे। मैं उससे कुछ कहता और वह तुरंत उसे नीचे गिरा देता क्योंकि वह मुझसे अधिक तेजी से सोच सकता था। फिर मैं एक सप्ताह इंतजार करूंगा। मैं उसे फोन करूंगा और उसने जो कहा था मैं उस पर अपना प्रतिवाद दूंगा और वह तुरंत इसे खारिज कर देगा। इसलिए मुझे एक और सप्ताह इंतजार करना पड़ा और कभी-कभी यह महीनों तक चलता रहा। लेकिन अंततः 3 चीजों में से एक घटित हुई। लगभग 1/3 बार उन्होंने कहा, ओह मैं समझ गया, आप सही हैं, और यहीं इसका अंत हुआ। और यह 1 और तिहाई समय था जिसमें मैं कहता था,
वास्तव में मुझे लगता है कि वह सही है। दूसरे तीसरे समय, जहां हम आम सहमति तक नहीं पहुंच पाए, उन्होंने बस मुझे इसे अपने तरीके से करने दिया, इसके बारे में कभी कुछ और नहीं कहा। 1997 से 2011। रिटर्न टू एप्पल। 1996 में जॉब्स की पूर्व कंपनी एप्पल संघर्ष कर रही थी और उसका अस्तित्व उसके अगले ऑपरेटिंग सिस्टम को पूरा करने पर निर्भर था। बी इनकॉर्पोरेटेड को खरीदने के लिए असफल बातचीत के बाद एप्पल ने अंततः दिसंबर में नेक्स्ट के साथ $400 मिलियन का सौदा किया। फरवरी 1997 में सौदे को अंतिम रूप दिया गया, जिससे जॉब्स उस कंपनी में वापस आ गए जिसकी उन्होंने सहस्थापना की थी। जुलाई 1997 में तत्कालीन सीईओ गिल एमेलियो को हटाए जाने के बाद जॉब्स वास्तविक प्रमुख बन गए। 16 सितंबर को उन्हें औपचारिक रूप से अंतरिम मुख्य कार्यकारी नामित किया गया। मार्च 1998 में एप्पल के लाभप्रदता पर लौटने के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जॉब्स ने कई लोगों को बर्खास्त कर दिया। न्यूटन, साइबरडॉग और ओपनडॉग जैसी परियोजनाएं। आने वाले महीनों में कई कर्मचारियों को लिफ्ट में यात्रा करते समय जॉब्स से मिलने का डर हो गया। डर था कि दरवाजे खुलने पर उनके पास नौकरी नहीं होगी। वास्तविकता यह थी कि जॉब्स का सारांश निष्पादन दुर्लभ था, लेकिन मुट्ठी भर पीड़ित पर्याप्त थे पूरी कंपनी को आतंकित करने के लिए। जॉब्स ने मैकिन्टोश क्लोन के लिए लाइसेंसिंग कार्यक्रम को बदल दिया, जिससे निर्माताओं के लिए मशीन बनाना जारी रखना बहुत महंगा हो गया। नेक्स्ट की खरीद के साथ कंपनी की अधिकांश तकनीक एप्पल उत्पादों में शामिल हो गई, विशेष रूप से नेक्स्ट जो मैक ओएस एक्स में विकसित हुई। जॉब्स के मार्गदर्शन में कंपनी ने आईमैक और अन्य नए उत्पादों की शुरुआत के साथ बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि की। तब से आकर्षक डिजाइन और शक्तिशाली ब्रांडिंग ने एप्पल के लिए अच्छा काम किया है। 2000 मैकवर्ल्ड एक्सपो में जॉब्स ने आधिकारिक तौर पर एप्पल में अपने शीर्षक से अंतरिम संशोधक को हटा दिया और स्थायी सीईओ बन गए। जॉब्स ने उस समय चुटकी लेते हुए कहा था कि वह आईसीईओ शीर्षक का उपयोग करेंगे। कंपनी ने बाद में अन्य डिजिटल उपकरणों को पेश किया और उनमें सुधार किया। आईपॉड पोर्टेबल म्यूजिक प्लेयर, आईट्यून्स डिजिटल म्यूजिक सॉफ्टवेयर और आईट्यून्स स्टोर की शुरुआत के साथ कंपनी ने उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और संगीत वितरण में प्रवेश किया। 29 जून 2007 को एप्पल ने आईफोन, एक मल्टीटच डिस्प्ले सेल फोन की शुरुआत के साथ सेलुलर फोन व्यवसाय में प्रवेश किया, जिसमें एक आईपॉड की विशेषताएं भी शामिल थीं और अपने स्वयं के मोबाइल ब्राउजर के साथ मोबाइल ब्राउजिंग दृश्य में क्रांति ला दी। ओपन एंड इनोवेशन को बढ़ावा देते हुए जॉब्स ने अपने कर्मचारियों को यह भी याद दिलाया कि असली कलाकार जहाज बनाते हैं। जॉब्स का डेल कंप्यूटर के सीईओ माइकल डेल के साथ सार्वजनिक रूप से वाकयुद्ध शुरू हुआ, जो 1987 में शुरू हुआ, जब जॉब्स ने पहली बार अनइनोवेटिव बेस बॉक्स बनाने के लिए डेल की आलोचना की। 6 अक्टूबर 1997 को एक गार्टनर संगोष्ठी में जब डेल से पूछा गया कि यदि वह उस समय संकटग्रस्त एप्पल कंप्यूटर कंपनी को चलाएगा तो वह क्या करेगा, उसने कहा, मैं इसे बंद कर दूंगा और पैसे वापस कर दूंगा शेयरधारक। फिर 2006 में जब एप्पल का बाजार पूंजीकरण डेल से ऊपर हो गया तो जॉब्स ने सभी कर्मचारियों को ईमेल किया, इसे पढ़े। टीम, यह पता चला कि माइकल डेल भविष्य की भविष्यवाणी करने में निपुण नहीं थे। आज के शेयर बाजार की समाप्ति के आधार पर एप्पल का मूल्य डेल से अधिक है। स्टॉक ऊपर नीचे होते रहते हैं और कल चीजें अलग हो सकती हैं, लेकिन मैंने सोचा कि आज एक पल के लिए विचार करना उचित है। स्टीव। अनुनय और विक्रय कौशल में उनके उत्कृष्ट कौशल के लिए जॉब्स की प्रशंसा और आलोचना दोनों की गई, जिसे वास्तविकता विरूपण क्षेत्र करार दिया गया है, और मैकवर्ल्ड एक्सपोज और एप्पल वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंसेस में उनके मुख्य भाषणों, बोलचाल की भाषा में स्टीवेनोट्स के रूप में जाना जाता है, के दौरान यह विशेष रूप से स्पष्ट था।
जॉब्स आमतौर पर इससे मिया के द्वारा बनाई गई काली लंबी आस्तीन वाली नकली टर्टलनेक, लेवी की 501 नीली जीन्स और न्यू बैलेंस 991 स्नीकर्स पहनकर काम पर जाते थे। जॉब्स ने अपने जीवनी लेखक वाल्टर इसाक्सन से कहा, उन्हें अपने लिए एक वर्दी रखने का विचार पसंद आया, इसकी दैनिक सुविधा, जिस तर्क का उन्होंने दावा किया, और एक हस्ताक्षर शैली को व्यक्त करने की क्षमता दोनों के कारण। जॉब्स 1999 से 2002 तक गैप इंक में बोर्ड सदस्य थे। 2001 में जॉब्स को $18.30 की व्यायाम कीमत के साथ एप्पल के 7.5 मिलियन शेयरों के स्टॉक विकल्प प्रदान किए गए थे। यह आरोप लगाया गया था कि विकल्प पिछली तारीख में दिए गए थे और अभ्यास मूल्य $21.10 होना चाहिए था। आगे यह भी आरोप लगाया गया कि जॉब्स को $20,000,000 की कर योग्य आय हुई थी, जिसकी उन्होंने रिपोर्ट नहीं की थी, और एप्पल ने अपनी कमाई को उसी राशि से बढ़ा-चढ़ाकर बताया था। परिणामस्वरूप जॉब्स को संभावित रूप से कई आपराधिक आरोपों और नागरिक दंडों का सामना करना पड़ा। मामला सक्रिय आपराधिक और नागरिक सरकारी जांच का विषय था। हालांकि 29 दिसंबर 2006 को पूरी हुई एक स्वतंत्र आंतरिक एप्पल जांच में पाया गया कि जॉब्स इन मुद्दों से अनजान थे और उन्हें दिए गए विकल्प बिना उपयोग किए वापस कर दिए गए थे। 2003 2005 में जॉब्स ने अप्रैल में क्यूपर्टिनो में एप्पल की वार्षिक बैठक में पर्यावरण और अन्य अधिवक्ताओं पर हमला करके अमेरिका में ईक्चरे के लिए एप्पल के खराब रिसाइकलिंग कार्यक्रमों की आलोचना का जवाब दिया। कुछ सप्ताह बाद एप्पल ने घोषणा की कि वह अपने खुदरा स्टोरों पर मुफ्त में आईपॉड्स वापस ले लेगा। कंप्यूटर टेकबैक अभियान ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के स्नातक स्तर पर एक विमान से एक बैनर उड़ाकर प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसमें जॉब्स प्रारंभिक वक्ता थे। बैनर पर लिखा था, स्टीव, छोटे खिलाड़ी मत बनो, भी ईक्चरे को रिसाइकल करो। 2006 में उन्होंने नया मैक खरीदने वाले किसी भी अमेरिकी ग्राहक के लिए एप्पल के रिसाइकलिंग कार्यक्रमों का विस्तार किया। इस कार्यक्रम में शिपिंग और उनकी पुरानी प्रणालियों का पर्यावरण के अनुकूल निपटान शामिल है। एप्पल के अनूठे उत्पादों और सेवाओं की सफलता ने कई वर्षों तक स्थिर वित्तीय रिटर्न प्रदान किया, जिससे एप्पल 2011 में दुनिया की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी बन गई। जॉब्स को एक मांग करने वाले पूर्णतावादी के रूप में माना जाता था, जो हमेशा नवाचार और शैली के रुझानों की भविष्यवाणी और स्थापना करके अपने व्यवसायों और उनके उत्पादों को सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में सबसे आगे रखने की आकांक्षा रखते थे। उन्होंने जनवरी 2007 में मैकवर्ल्ड कॉन्फ्रेंस और एक्सपो में अपने मुख्य भाषण के अंत में आइस हॉकी खिलाड़ी वेन ग्रेट्स्की को उद्धृत करते हुए इस आत्मावधारणा को संक्षेप में प्रस्तुत किया। वेन ग्रेट्स्की का एक पुराना उद्धरण है जो मुझे बहुत पसंद है। मैं वहां स्केटिंग करता हूं जहां पक होने वाला है, वहां नहीं जहां वह था। और हमने एप्पल में हमेशा ऐसा करने का प्रयास किया है। बिल्कुल शुरुआत से ही, और हम हमेशा करेंगे। 1 जुलाई 2008 को कथित प्रतिभूति धोखाधड़ी के कारण राजस्व हानि के लिए एप्पल निदेशक मंडल के कई सदस्यों के खिलाफ $7 बिलियन का क्लास एक्शन मुकदमा दायर किया गया था। 2011 में जीवनी लेखक वाल्टर इसाक्सन के साथ एक साक्षात्कार में जॉब्स ने खुलासा किया कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात की थी, देश में सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की कमी के बारे में शिकायत की थी, और ओबामा से कहा था कि वह एक कार्यकाल के राष्ट्रपति पद के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जॉब्स ने प्रस्ताव दिया कि अमेरिकी विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करने वाले किसी भी विदेशी छात्र को स्वचालित रूप से ग्रीन कार्ड की पेशकश की जानी चाहिए। बैठक के बाद जॉब्स ने टिप्पणी की, राष्ट्रपति बहुत चतुर हैं, लेकिन वह हमें कारण बताते रहे कि चीजें क्यों नहीं हो पाती। इससे मुझे गुस्सा आता है। हेल्थ प्रॉब्लम्स। अक्टूबर 2003 में जॉब्स को कैंसर का पता चला।
2004 के मध्य में उन्होंने अपने कर्मचारियों को घोषणा की कि उनके अग्न्याशय में एक कैंसरयुक्त ट्यूमर है। अग्न्याशय कैंसर का पूर्वानुमान आमतौर पर बहुत खराब होता है। जॉब्स ने कहा कि उन्हें एक दुर्लभ, बहुत कम आक्रामक प्रकार का ट्यूमर है, जिसे आइलेट सेल न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर के रूप में जाना जाता है। जॉब्स ने वैकल्पिक चिकित्सा के पक्ष में चिकित्सा हस्तक्षेप के लिए अपने डॉक्टरों की सिफारिशों का 9 महीने तक विरोध किया। अन्य डॉक्टर इस बात से सहमत हैं कि जॉब्स का आहार उनकी बीमारी से निपटने के लिए अपर्याप्त था। हालांकि कैंसर शोधकर्ता और वैकल्पिक चिकित्सा समीक्षक डेविड गोर्स्की ने लिखा है कि यह जानना असंभव है कि क्या और कितना उन्होंने वू के साथ इश्कबाजी के माध्यम से अपने कैंसर से बचने की संभावनाओं को कम किया होगा। मेरा सबसे अच्छा अनुमान यह था कि जॉब्स ने शायद केवल अपनी संभावनाओं को मामूली रूप से कम किया होगा जीवित रहने की। यदि ऐसा है। दूसरी ओर मेमोरियल स्लोअन केटरिंग कैंसर सेंटर के एकीकृत चिकित्सा विभाग के प्रमुख बैरी आर कैसिलेथ ने कहा, वैकल्पिक चिकित्सा में जॉब्स के विश्वास के कारण संभवतः उनकी जान चली गई। उन्होंने उसे एकमात्र प्रकार का अग्नाशय कैंसर था जिसका इलाज संभव है। उसने अनिवार्य रूप से आत्महत्या कर ली। जीवनी लेखक वाल्टर इसाक्सन के अनुसार 9 महीने तक उन्होंने अपने अग्नाशय के कैंसर के लिए सर्जरी कराने से इनकार कर दिया। इस निर्णय पर उन्हें बाद में पछतावा हुआ क्योंकि उनके स्वास्थ्य में गिरावट आई। इसके बजाय उन्होंने शाकाहारी आहार, एक्यूपंक्चर, हर्बल उपचार और अन्य उपचार आजमाए जो उन्हें ऑनलाइन मिले, और यहाँ तक कि एक मानसिक विशेषज्ञ से भी परामर्श लिया। वह एक डॉक्टर से भी प्रभावित थे जो एक क्लिनिक चलाता था जो जूस फास्टिंग, आंत्र सफाई और अन्य सलाह देता था। अंततः जुलाई 2004 में सर्जरी होने से पहले अप्रमाणित दृष्टिकोण उन्होंने पैंक्रियाटिकोडुओडेनेक्टोमी या व्हिपल प्रक्रिया करवाई जिससे ट्यूमर को सफलतापूर्वक हटा दिया गया। जॉब्स को कीमोथेरेपी या विकिरण थेरेपी नहीं मिली। जॉब्स की अनुपस्थिति के दौरान एप्पल के विश्वव्यापी बिक्री और संचालन के प्रमुख टिम कुक ने कंपनी को चलाया। जनवरी 2006 में केवल जॉब्स की पत्नी, उनके डॉक्टर और इगर को पता था कि उनका कैंसर वापस आ गया है। जॉब्स ने इगर को निजी तौर पर बताया कि उन्हें उम्मीद है कि वह 2010 में अपने बेटे रीड की हाई स्कूल ग्रेजुएशन देखने के लिए जीवित रहेंगे। अगस्त 2006 की शुरुआत में जॉब्स ने एप्पल के वार्षिक वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंसेस के लिए मुख्य भाषण दिया। उनकी पतली, लगभग दुबली उपस्थिति और असामान्य रूप से सुस्त प्रस्तुति, साथ ही अपने मुख्य वक्ता के महत्वपूर्ण हिस्से को अन्य प्रस्तुतकर्ताओं को सौंपने के उनके फैसले ने उनके स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में मीडिया और इंटरनेट आर्टिकलों को प्रेरित किया। इसके विपरीत आर्स टेक्निका जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंसेस (WWDC) में उपस्थित लोगों, जिन्होंने जॉब्स को व्यक्तिगत रूप से देखा था, ने कहा कि वह ठीक लग रहे थे। मुख्य भाषण के बाद एप्पल के एक प्रवक्ता ने कहा कि स्टीव का स्वास्थ्य मजबूत है। 2 साल बाद जॉब्स के 2008 WWDC मुख्य भाषण में भी इसी तरह की चिंताएं व्यक्त की गईं। एप्पल के अधिकारियों ने कहा कि जॉब्स एक सामान्य बग के शिकार थे और एंटीबायोटिक्स ले रहे थे, जबकि अन्य लोगों का अनुमान था कि उनकी कैशेक्टिक उपस्थिति व्हिपल प्रक्रिया के कारण थी। जुलाई में एक कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान एप्पल की कमाई पर चर्चा करते हुए प्रतिभागियों ने जॉब्स के स्वास्थ्य के बारे में बार-बार पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए जोर देकर कहा कि यह एक निजी मामला था। दूसरों ने कहा कि अपनी कंपनी चलाने के लिए जॉब्स के व्यावहारिक दृष्टिकोण को देखते हुए शेयरधारकों को अधिक जानने का अधिकार है। जॉब्स के साथ ऑफ द रिकॉर्ड फोन पर बातचीत के आधार पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया, हालांकि उनकी स्वास्थ्य समस्याएं एक आम बग से कहीं अधिक थीं, लेकिन वे जीवन के लिए खतरा नहीं थीं और उसे दोबारा कैंसर नहीं होता। 28 अगस्त 2008 को ब्लूमबर्ग ने गलती से अपनी कॉरपोरेट समाचार सेवा में जॉब्स का 2500 शब्दों का मृत्युलेख प्रकाशित कर दिया।
जिसमें उनकी उम्र और मृत्यु के कारण के लिए रिक्त स्थान थे। किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में समाचार वितरण की सुविधा के लिए समाचार वाहक परंपरागत रूप से अद्यतन मृत्युलेख जमा करते हैं। हालांकि त्रुटि को तुरंत ठीक कर लिया गया था। कई समाचार वाहकों और ब्लॉगों ने इस पर रिपोर्ट दी, जिससे जॉब्स के स्वास्थ्य के संबंध में अफवाहें तेज हो गईं। जॉब्स ने एप्पल के सितंबर 2008 लेट्स रॉक के मुख्य भाषण में मार्क ट्वेन की व्याख्या करते हुए जवाब दिया, मेरी मौत की खबरें बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई हैं। बाद के एक मीडिया कार्यक्रम में जॉब्स ने अपने रक्तचाप का जिक्र करते हुए 110/70 इंच नामक एक स्लाइड के साथ अपनी प्रस्तुति का समापन किया और कहा कि वह अपने स्वास्थ्य के बारे में आगे के सवालों का जवाब नहीं देंगे। 16 दिसंबर 2008 को एप्पल ने घोषणा की कि मार्केटिंग उपाध्यक्ष फिल शिलर मैकवर्ल्ड कॉन्फ्रेंस और एक्सपो 2009 में कंपनी का अंतिम मुख्य भाषण देंगे, जिससे जॉब्स के स्वास्थ्य के बारे में सवाल फिर से उठ खड़े होंगे। 5 जनवरी 2009 को apple.com पर दिए गए एक बयान में जॉब्स ने कहा कि वह कई महीनों से हार्मोन असंतुलन से पीड़ित थे। 14 जनवरी 2009 को जॉब्स ने एक आंतरिक एप्पल मेमो में लिखा कि पिछले सप्ताह में उन्हें यह पता चला कि मेरे स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक जटिल हैं। उन्होंने अपने स्वास्थ्य पर बेहतर ध्यान केंद्रित करने के लिए जून 2009 के अंत तक 6 महीने की छुट्टी की घोषणा की। टिम कुक, जिन्होंने पहले 2004 में जॉब्स की अनुपस्थिति में सीईओ के रूप में कार्य किया था, एप्पल के कार्यवाहक सीईओ बन गए। जॉब्स अभी भी प्रमुख रणनीतिक निर्णयों में शामिल थे। 2009 में टिम कुक ने अपने लीवर का एक हिस्सा जॉब्स को देने की पेशकश की, क्योंकि दोनों का रक्त प्रकार दुर्लभ है और दाता लीवर इस तरह के ऑपरेशन के बाद ऊतक को पुनर्जीवित कर सकता है। जॉब्स चिल्लाए, मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगा, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। अप्रैल 2009 में मेम्फिस, टेनेसी में मेथोडिस्ट यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट में जॉब्स का लीवर प्रत्यारोपण किया गया। जॉब्स के पूर्वानुमान को उत्कृष्ट बताया गया। रेजिग्नेशन। 17 जनवरी 2011 को लीवर प्रत्यारोपण के बाद जॉब्स के काम पर लौटने के 1.5 साल बाद एप्पल ने घोषणा की कि उन्हें अनुपस्थिति की चिकित्सा छुट्टी दी गई है। जॉब्स ने कर्मचारियों को लिखे एक पत्र में अपनी छुट्टी की घोषणा की, जिसमें कहा गया कि उनका निर्णय ताकि वह अपने स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित कर सकें। जैसा कि उनके 2009 के मेडिकल अवकाश के समय हुआ था, एप्पल ने घोषणा की कि टिम कुक दिन प्रतिदिन के संचालन करेंगे और जॉब्स कंपनी में प्रमुख रणनीतिक निर्णयों में शामिल रहेंगे। छुट्टी पर रहते हुए जॉब्स 2 मार्च को आईपैड 2 लॉन्च इवेंट में, 6 जून को आईक्लाउड का परिचय देने वाले WWDC के मुख्य वक्ता के रूप में और 7 जून को क्यूपर्टिनो सिटी काउंसिल के समक्ष उपस्थित हुए। 24 अगस्त 2011 को जॉब्स ने एप्पल के सीईओ पद से अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए बोर्ड को लिखा, मैंने हमेशा कहा है कि अगर कभी ऐसा दिन आया जब मैं एप्पल के सीईओ के रूप में अपने कर्तव्यों और अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो मैं ऐसा करने वाला पहला व्यक्ति बनूंगा, आपको बताएं। दुर्भाग्य से वह दिन आ गया है। जॉब्स बोर्ड के अध्यक्ष बने और टिम कुक को अपना उत्तराधिकारी सीईओ नियुक्त किया। जॉब्स ने 6 सप्ताह बाद अपनी मृत्यु से एक दिन पहले तक एप्पल के लिए काम करना जारी रखा। डेथ। जॉब्स की 5 अक्टूबर 2011 को दोपहर 3 बजे पीडीटी उनके पालो ऑल्टो, कैलिफोर्निया स्थित घर में मृत्यु हो गई। उनके पहले से इलाज किए गए आइलेट सेल अग्न्याशय न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर की पुनरावृत्ति से जटिलताओं के कारण, जिसके परिणामस्वरूप श्वसन अवरोध में। एक दिन पहले वह बेहोश हो गए थे और उनकी पत्नी, बच्चों और बहनों के साथ उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी बहन मोना सिम्पसन ने उनकी मृत्यु का वर्णन इस प्रकार किया, कुछ घंटे पहले स्टीव के अंतिम शब्द एकाक्षरी थे, 3 बार दोहराए गए। जहाज पर चढ़ने से पहले उन्होंने अपनी बहन पैटी को देखा,
फिर लंबे समय तक अपने बच्चों को देखा, फिर अपने जीवन साथी लॉरेन के पास और फिर उनके कंधों के ऊपर से गुजरते हुए। स्टीव के अंतिम शब्द थे, अरे वाह, अरे वाह, ओह वाह। इसके बाद वह बेहोश हो गया और कई घंटों बाद उसकी मृत्यु हो गई। 7 अक्टूबर 2011 को एक छोटा निजी अंतिम संस्कार आयोजित किया गया था, जिसका विवरण जॉब्स के परिवार के सम्मान में सार्वजनिक नहीं किया गया था। एप्पल और पिक्सर दोनों ने उनकी मृत्यु की घोषणा जारी की। एप्पल ने उसी दिन घोषणा की कि उनकी सार्वजनिक सेवा की कोई योजना नहीं है, लेकिन वे शुभचिंतकों को ऐसे संदेश प्राप्त करने के लिए बनाए गए ईमेल पते पर अपने स्मरण संदेश भेजने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट दोनों ने अपने अपने मुख्यालयों और परिसरों में अपने झंडे आधे झुकाए फहराए। बॉब इगर ने वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड और डिज्नीलैंड सहित सभी डिज्नी संपत्तियों को 6 से 12 अक्टूबर 2011 तक अपने झंडे आधे झुकाए रखने का आदेश दिया। उनकी मृत्यु के बाद 2 सप्ताह तक एप्पल ने अपनी कॉरपोरेट वेबसाइट पर एक साधारण पृष्ठ प्रदर्शित किया जिसमें ग्रेस्केल में जॉब्स के चित्र के बगल में उनका नाम और जीवनकाल दर्शाया गया था। 19 अक्टूबर 2011 को एप्पल कर्मचारियों ने क्यूपर्टिनो में एप्पल परिसर में जॉब्स के लिए एक निजी स्मारक सेवा आयोजित की। इसमें जॉब्स की विधवा लॉरेन और टिम कुक, बिल कैंपबेल, नोरा जोन्स, अल गोर और कोल्डप्ले ने भाग लिया। एप्पल के कुछ रिटेल स्टोर थोड़ी देर के लिए बंद हो गए ताकि कर्मचारी स्मारक में शामिल हो सकें। सेवा का एक वीडियो एप्पल की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। कैलिफोर्निया के गवर्नर जेरी ब्राउन ने रविवार 16 अक्टूबर 2011 को स्टीव जॉब्स दिवस घोषित किया। उस दिन स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में केवल निमंत्रण के लिए एक स्मारक आयोजित किया गया था। उपस्थित लोगों में एप्पल और अन्य टेक कंपनी के अधिकारी, मीडिया के सदस्य, मशहूर हस्तियां, राजनेता और जॉब्स के परिवार और करीबी दोस्त शामिल थे। बोनो, योयोमा और जोन बेज ने सेवा में प्रदर्शन किया, जो 1 घंटे से अधिक समय तक चला। विश्वविद्यालय के सभी गेटों पर कड़ी सुरक्षा थी और ऊपर एक क्षेत्रीय समाचार स्टेशन से एक हेलीकॉप्टर भी था। प्रत्येक सहभागी को जॉब्स की ओर से विदाई उपहार के रूप में एक छोटा भूरा बॉक्स दिया गया, जिसमें परमहंस योगानंद द्वारा रचित एक योगी की आत्मकथा 1946 की एक प्रति थी। बचपन के दोस्त और साथी एप्पल के सहसंस्थापक स्टीव वोजनियाक, पिक्सर के पूर्व मालिक जॉर्ज लुकास, उनके प्रतिस्पर्धी माइक्रोसॉफ्ट के सहसंस्थापक बिल गेट्स और राष्ट्रपति बराक ओबामा सभी ने बयान दिए। उनकी मृत्यु के जवाब में उनके अनुरोध पर जॉब्स को पालो ऑल्टो के एकमात्र गैर-सांप्रदायिक कब्रिस्तान अल्टा मेसा मेमोरियल पार्क में एक अज्ञात कब्र में दफनाया गया था। इनोवेशंस एंड डिजाइन्स। जॉब्स का डिजाइन सौंदर्य, ज़ेन और बौद्ध धर्म के दर्शन से प्रभावित था। भारत में अपनी 7 महीने की आध्यात्मिक यात्रा के दौरान उन्होंने बौद्ध धर्म का अनुभव किया और उनकी अंतर्ज्ञान की भावना उन आध्यात्मिक लोगों से प्रभावित थी जिनके साथ उन्होंने अध्ययन किया था। जॉब्स ने रिचर्ड सैपर से औद्योगिक डिजाइनों के संबंध में अंतर्दृष्टि प्राप्त की। एप्पल के सहसंस्थापक स्टीव वोजनियाक के अनुसार स्टीव ने कभी भी कोड नहीं किया। वह एक इंजीनियर नहीं थे और उन्होंने कोई मूल डिजाइन नहीं किया। एप्पल के शुरुआती कर्मचारियों में से एक और जॉब्स के कॉलेज मित्र डैनियल कोटके ने कहा, बोज और जॉब्स के बीच बोज इनोवेटर, आविष्कारक थे। स्टीव जॉब्स मार्केटिंग व्यक्ति थे। उन्हें 346 संयुक्त राज्य अमेरिका के पेटेंट या पेटेंट अनुप्रयोगों में प्राथमिक आविष्कारक या आविष्कारक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जो वास्तविक कंप्यूटर और पोर्टेबल डिवाइस से लेकर यूजर इंटरफेस, टच आधारित सहित स्पीकर, कीबोर्ड, पावर एडॉप्टर, सीढ़ियों तक प्रौद्योगिकियों की एक श्रृंखला से संबंधित हैं। क्लैप्स, आस्तीन, डोरी और पैकेज। उनके अधिकांश पेटेंटों में उनका योगदान उत्पाद का रूप और अनुभव था।
उनका और उनके औद्योगिक डिजाइन प्रमुख जोनाथन इवे का नाम 200 पेटेंट के लिए रखा गया है। इनमें से अधिकांश उपयोगिता पेटेंट या आविष्कार के विपरीत डिजाइन पेटेंट हैं। वे विशिष्ट उत्पाद डिजाइन हैं, जैसे कि मूल और लैंप शैली वाले आईमैक्स और पावर बुक G4 टाइटेनियम दोनों। उनके पास आविष्कारों पर 43 जारी अमेरिकी पेटेंट हैं। आवर्धन सुविधा के साथ मैक ओएस एक्स डॉक यूजर इंटरफेस पर पेटेंट उनकी मृत्यु से एक दिन पहले जारी किया गया था। हालांकि जॉब्स की मूल एप्पल कंप्यूटर के इंजीनियरिंग और तकनीकी पक्ष में बहुत कम भागीदारी थी, बाद में जॉब्स ने अपने सीईओ पद का उपयोग सीधे उत्पाद डिजाइन में खुद को शामिल करने के लिए किया। उनके पूरे करियर में कई परियोजनाओं में उनकी लंबे समय तक विपणन कार्यकारी और विश्वासपात्र जोआना हॉफमैन शामिल रहीं, जिन्हें एप्पल और नेक्स्ट के कुछ कर्मचारियों में से एक के रूप में जाना जाता है, जो जॉब्स के साथ जुड़ते हुए भी सफलतापूर्वक उनका सामना कर सकते थे। अस्पताल में असाध्य रूप से बीमार रहने के दौरान भी जॉब्स ने नए उपकरणों का खाका तैयार किया, जो अस्पताल के बिस्तर में आईपैड को रख सकेंगे। उन्होंने अपनी उंगली पर लगे ऑक्सीजन मॉनिटर को नापसंद किया और सरलता के लिए डिजाइन को संशोधित करने के तरीके सुझाए। अपनी मृत्यु के बाद से उन्होंने 141 पेटेंट जीते हैं। उनके पास कुल मिलाकर 450 से अधिक पेटेंट हैं। एप्पल आई को पूरी तरह से स्टीव वोजनियाक द्वारा डिजाइन किया गया था, लेकिन स्टीव जॉब्स के मन में कंप्यूटर बेचने का विचार था, जिसके कारण 1976 में एप्पल कंप्यूटर की स्थापना हुई। जॉब्स और वोजनियाक ने एप्पल आई के कई प्रोटोटाइप हाथ से बनाए, कुछ को बेचकर वित्त पोषित किया उनका सामान। अंततः 200 इकाइयों का उत्पादन किया गया। एप्पल टू एक 8-बिट होम कंप्यूटर है, जो दुनिया के पहले अत्यधिक सफल बड़े पैमाने पर उत्पादित माइक्रो कंप्यूटर उत्पादों में से एक है, जिसे मुख्य रूप से वोजनियाक द्वारा डिजाइन किया गया था। जॉब्स ने एप्पल टू के असामान्य मामले के विकास का निरीक्षण किया और रॉड होल्ट ने अद्वितीय बिजली आपूर्ति विकसित की। इसे 1977 में वेस्ट कोस्ट कंप्यूटर फेयर में जॉब्स और वोजनियाक द्वारा एप्पल द्वारा बेचे जाने वाले पहले उपभोक्ता उत्पाद के रूप में पेश किया गया था। लिसा एक पर्सनल कंप्यूटर है, जिसे एप्पल द्वारा 1978 में विकसित किया गया था और 1980 के दशक की शुरुआत में इसे व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं को बेचा गया था। यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला पहला पर्सनल कंप्यूटर है। लिसा की 1 लाख इकाइयां खराब बिकीं। 1982 में जॉब्स को लिसा परियोजना से बाहर कर दिए जाने के बाद उन्होंने लिसा से प्रेरणा लेते हुए मैकिन्टोश परियोजना को अपने हाथ में ले लिया। अंतिम लिसा 2/10 को संशोधित किया गया और मैकिन्टोश एक्सेल के रूप में बेचा गया। लबादा मैकिन्टोश टीम में शामिल होने के बाद वोजनियाक के एक दर्दनाक हवाई दुर्घटना का अनुभव करने और अस्थायी रूप से कंपनी छोड़ने के बाद जॉब्स ने इस परियोजना को अपने हाथ में ले लिया। जॉब्स ने 24 जनवरी 1984 को मैकिन्टोश को पहले मास मार्केट पर्सनल कंप्यूटर के रूप में लॉन्च किया, जिसमें इंटीग्रल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और माउस की सुविधा थी। बाद में विपुल श्रृंखला के बीच इस पहले मॉडल का नाम बदलकर मैकिन्टोश 128 के कर दिया गया। 1998 के बाद से एप्पल ने मैक के पक्ष में मैकिन्टोश नाम को चरणबद्ध तरीके से हटा दिया है। हालांकि उत्पाद परिवार को शुरुआत से ही मैक या द मैक उपनाम दिया गया है। मैकिन्टोश को 1.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के रिडले स्कॉट टेलीविजन विज्ञापन 1984 इंच द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह 22 जनवरी 1984 को सुपर बॉल 18 की तीसरी तिमाही के दौरान प्रसारित हुआ, जिसे वाटरशेड इवेंट और एक उत्कृष्ट कृति के रूप में प्राप्त हुआ। रेगिस मैककेना ने विज्ञापन को मैक से भी अधिक सफल कहा।
यह कंप्यूटर उद्योग में आईबीएम के वर्चस्व की अनुरूपता से मानवता को बचाने के लिए मैकिन्टोश उसके सफेद टैंक टॉप पर कंप्यूटर की पिकासो शैली की तस्वीर द्वारा दर्शाया गया के आगमन का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक अनाम नायिका का उपयोग करता है। यह विज्ञापन जॉर्ज ऑरवेल के उपन्यास 1984 की ओर इशारा करता है, जिसमें टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले बिग ब्रदर द्वारा शासित एक डायस्टोपियन भविष्य का वर्णन किया गया है। हालांकि मैकिन्टोश महंगा था, जिसने उपभोक्ताओं के लिए पहले से ही कमोडोर 64 और आईबीएम पर्सनल कंप्यूटर और व्यवसायों के लिए इसके क्लोन बाजार के प्रभुत्व वाले बाजार में प्रतिस्पर्धी होने की इसकी क्षमता में बाधा उत्पन्न की। मैकिन्टोश सिस्टम को अभी भी शिक्षा और डेस्कटॉप प्रकाशन में सफलता मिली और अगले दशक तक एप्पल को दूसरा सबसे बड़ा पीसी निर्माता बनाए रखा। नेक्स्ट कंप्यूटर 1985 में जॉब्स को एप्पल से बाहर कर दिए जाने के बाद उन्होंने एक वर्कस्टेशन कंप्यूटर कंपनी नेक्स्ट शुरू की। नेक्स्ट कंप्यूटर को 1988 में एक भव्य लॉन्च इवेंट में पेश किया गया था। नेक्स्ट कंप्यूटर का उपयोग करके टिम बर्नर्स-ली ने दुनिया का पहला वेब ब्राउज़र वर्ल्ड वाइड वेब बनाया। नेक्स्ट कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका नाम नेक्स्ट है, डार्विन से उत्पन्न हुआ, जो अब एप्पल के अधिकांश ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे मैकिन्टोश के मैकओएस और आईफोन के आईओएस की नींव है। iMac एप्पल का iMac G3 1998 में पेश किया गया था और इसका अभिनव डिजाइन सीधे तौर पर जॉब्स की एप्पल में वापसी का परिणाम है। एप्पल ने दावा किया कि हमारे कंप्यूटर का पिछला हिस्सा किसी अन्य के कंप्यूटर के सामने से बेहतर दिखता है। कार्टून जैसा के रूप में वर्णित बॉन्डी ब्लू प्लास्टिक में लिपटा पहला iMac पहले आए किसी भी पर्सनल कंप्यूटर से भिन्न था। 1999 में एप्पल ने ग्रेफाइट ग्रे एप्पल iMac पेश किया और तब से ऑल इन वन डिजाइन को बनाए रखते हुए इसके आकार, रंग और आकार में काफी बदलाव आया है। डिजाइन विचारों का उद्देश्य उपयोगकर्ता के साथ एक संबंध बनाना था, जैसे कि जब कंप्यूटर निष्क्रिय हो जाता है तो हैंडल और सांस लेने योग्य प्रकाश प्रभा। एप्पल iMac उस समय $1299 में बिका। iMac के दूरदर्शी परिवर्तनों में फ्लॉपी डिस्क ड्राइव को त्यागना और बाह्य उपकरणों को जोड़ने के लिए विशेष रूप से USB का उपयोग करना शामिल है। iMac की सफलता के माध्यम से USB को तृतीय पक्ष परिधीय निर्माताओं के बीच लोकप्रिय बनाया गया था, जैसा कि इस तथ्य से प्रमाणित है कि कई प्रारंभिक USB परिधीय iMac डिजाइन से मेल खाने के लिए पारभासी प्लास्टिक से बने थे। धुन iTunes एक मीडिया प्लेयर, मीडिया लाइब्रेरी, ऑनलाइन रेडियो ब्रॉडकास्टर और मोबाइल डिवाइस प्रबंधन एप्लीकेशन है जिसे एप्पल द्वारा विकसित किया गया है। इसका उपयोग मैकओएस और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने वाले पर्सनल कंप्यूटर पर डिजिटल ऑडियो और वीडियो, iTunes स्टोर पर अन्य प्रकार के मीडिया को चलाने, डाउनलोड करने और व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। iTunes स्टोर iPod टच, आईफोन और आईपैड पर भी उपलब्ध है। iTunes स्टोर के माध्यम से उपयोगकर्ता कुछ देशों में संगीत वीडियो, टेलीविजन शो, ऑडियोबुक, पॉडकास्ट, फिल्में और मूवी रेंटल और आईफोन और आईपॉड टच चौथी पीढ़ी के बाद पर उपलब्ध रिंगटोन खरीद और डाउनलोड कर सकते हैं। आईफोन, आईपैड और आईपॉड टच के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। आईपॉड की पहली पीढ़ी 23 अक्टूबर 2001 को जारी की गई थी। आईपॉड का प्रमुख नवाचार इसका छोटा आकार था, जो उस समय खिलाड़ियों के लिए आम 2.5 इंच ड्राइव की तुलना में 1.8 इंच हार्ड ड्राइव का उपयोग करके हासिल किया गया था। पहली पीढ़ी के आईपॉड की क्षमता 5 GB से 10 GB तक थी। आईपॉड $399 में बेचा गया और 2001 के अंत से पहले 1 लाख से अधिक आईपॉड बेचे गए। आईपॉड की शुरुआत के परिणामस्वरूप एप्पल संगीत उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी बन गया। इसके अलावा
आईपॉड की सफलता ने आईट्यून्स म्यूजिक स्टोर और आईफोन के लिए रास्ता तैयार किया। आईपॉड की पहली कुछ पीढ़ियों के बाद एप्पल ने अगले वर्षों में टचस्क्रीन आईपॉड टच, कम आकार के आईपॉड मिनी और आईपॉड नैनो और स्क्रीनलेस आईपॉड शफल जारी किया। आईफोन। एप्पल ने 2005 में पहले आईफोन पर काम शुरू किया और पहला आईफोन 29 जून 2007 को जारी किया गया। आईफोन ने ऐसी सनसनी पैदा की कि एक सर्वेक्षण से पता चला कि 10 में से 6 अमेरिकियों को इसके रिलीज के बारे में पता था। टाइम ने इसे 2007 के लिए वर्ष का आविष्कार घोषित किया और 2010 में इसे संचार की श्रेणी में सर्वकालिक 100 गैजेट सूची में शामिल किया। पूर्ण आईफोन में मल्टीमीडिया क्षमताएं थीं और यह क्वाड बैंड टच स्क्रीन स्मार्टफोन के रूप में कार्य करता था। एक साल बाद आईफोन 3G को 3 प्रमुख विशेषताओं के साथ जुलाई 2008 में जारी किया गया: GPS, 3G डेटा और ट्राई बैंड UMTS HSDPA के लिए समर्थन। जून 2009 में आईफोन 3GS, जिसके सुधारों में आवाज नियंत्रण, एक बेहतर कैमरा और एक तेज प्रोसेसर शामिल था, फिल शिलर द्वारा पेश किया गया था। आईफोन 4 पिछले मॉडलों की तुलना में पतला था। इसमें 5 मेगापिक्सल कैमरा था जो 720p HD में वीडियो रिकॉर्ड करने में सक्षम था और वीडियो कॉल के लिए एक सेकेंडरी फ्रंट फेसिंग कैमरा जोड़ा गया था। अक्टूबर 2011 में पेश किए गए आईफोन 4S की एक प्रमुख विशेषता सिरी थी, जो आवाज पहचानने में सक्षम एक आभासी सहायक था। आईपैड एप्पल द्वारा डिजाइन और विपणन किए गए टैबलेट कंप्यूटरों की एक iOS आधारित श्रृंखला है। पहला आईपैड 3 अप्रैल 2010 को जारी किया गया था। यूजर इंटरफेस डिवाइस की मल्टी टच स्क्रीन के आसपास बनाया गया है, जिसमें वर्चुअल कीबोर्ड भी शामिल है। आईपैड में चुनिंदा मॉडलों पर अंतर्निहित वाईफाई और सेलुलर कनेक्टिविटी शामिल है। अप्रैल 2015 तक 250 मिलियन से अधिक आईपैड बेचे जा चुके हैं। पर्सनल लाइफ। मैरिज। 1989 में जॉब्स पहली बार अपनी भावी पत्नी लॉरेन पॉवेल से मिले, जब उन्होंने स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस में व्याख्यान दिया, जहां वह एक छात्रा थी। घटना के तुरंत बाद उन्होंने कहा कि लॉरेन व्याख्यान कक्ष में सबसे आगे की पंक्ति में थी और मैं उससे अपनी आंखें नहीं हटा सका। मेरी विचार शक्ति खोती रही और थोड़ा चक्कर आने लगा। व्याख्यान के बाद वह उससे पार्किंग स्थल में मिले और उसे रात के खाने के लिए आमंत्रित किया। उस समय से कुछ मामूली अपवादों को छोड़कर वे जीवन भर साथ साथ रहे। जॉब्स ने नए साल के दिन 1990 को एक मुट्ठी ताजे चुने हुए जंगली फूलों के साथ प्रस्ताव रखा। उन्होंने 18 मार्च 1991 को योसेमाइट नेशनल पार्क के अहवाहनी होटल में एक बौद्ध समारोह में शादी की। जॉब्स के पिता पॉल और उनकी बहन मोना सहित 50 लोगों ने भाग लिया। समारोह का संचालन जॉब्स के गुरु कोबुन चिनो ओटोगावा द्वारा किया गया था। शाकाहारी शादी का केक योसेमाइट के हाफ डोम के आकार का था और शादी हाइक और लॉरेन के भाइयों की स्नोबॉल लड़ाई के साथ समाप्त हुई। जॉब्स ने कथित तौर पर मोना से कहा, देखो मोना, लॉरेन जो नमत के वंशज हैं और हम जॉन मुइर के वंशज हैं। जॉब्स और पॉवेल की पहली संतान रीड नाम का एक बेटा 1991 में पैदा हुआ था। जॉब्स के पिता पॉल की 1.5 साल बाद 5 मार्च 1993 को मृत्यु हो गई। जॉब्स का बचपन का घर पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और वर्तमान में इसका स्वामित्व है उनकी सौतेली मां, पॉल की दूसरी पत्नी मर्लिन जॉब्स। जॉब्स और पॉवेल के 2 और बच्चे थे, बेटियां एरिन जन्म 1995 और ईव जॉब्स जन्म 1998, जो एक फैशन मॉडल हैं। परिवार पालो ऑल्टो, कैलिफोर्निया में रहता था। एक अरबपति होने के बावजूद जॉब्स ने यह बता दिया कि बिल गेट्स की तरह उन्होंने शर्त लगाई थी कि उनकी अधिकांश मौद्रिक संपत्ति उनके बच्चों के लिए नहीं छोड़ी जाएगी।
दोनों पुरुषों ने उम्र के अनुरूप अपने बच्चों की पहुंच सोशल मीडिया, कंप्यूटर गेम और इंटरनेट तक सीमित कर दी थी। परिवार। क्रिस एंड ब्रेनन ने नोट किया कि जॉब्स को एप्पल से बाहर किए जाने के बाद उन्होंने उनके और लिसा के प्रति अपने व्यवहार के लिए कई बार माफी मांगी। उन्होंने कहा कि जॉब्स ने कहा कि उन्होंने कभी भी जिम्मेदारी नहीं ली जब उन्हें लेनी चाहिए थी और उन्हें खेद है। इस समय तक जॉब्स ने लिसा के साथ एक मजबूत रिश्ता विकसित कर लिया था और जब वह 9 साल की थी तो जॉब्स ने अपने जन्म प्रमाण पत्र पर अपना नाम लिसा ब्रेनन से बदलकर लिसा ब्रेनन जॉब्स कर लिया था। जॉब्स और ब्रेनन ने सहमाता पिता लिसा के साथ एक कामकाजी रिश्ता विकसित किया, एक बदलाव जिसका श्रेय ब्रेनन अपनी नई पाई गई जैविक बहन मोना सिम्पसन के प्रभाव को देते हैं, जिन्होंने लिसा और जॉब्स के बीच रिश्ते को सुधारने के लिए काम किया। जॉब्स ने मोना को पहली बार अपनी जन्मदात्री मां जोआन शिएबल सिम्पसन को खोजने के बाद पाया था, एप्पल छोड़ने के तुरंत बाद। हालांकि जॉब्स ने अपनी दत्तक मां क्लारा के जीवनकाल के दौरान अपने जन्म के परिवार से संपर्क नहीं किया। बाद में उन्होंने अपने आधिकारिक जीवनी लेखक वाल्टर इसाक्सन से कहा, मैं कभी नहीं चाहता था कि पॉल और क्लारा को ऐसा महसूस हो कि मैं उन्हें अपने माता पिता नहीं मानता, क्योंकि वे पूरी तरह से मेरे माता पिता थे। मैं उनसे इतना प्यार करता था कि मैंने कभी नहीं किया। मैं चाहता था कि उन्हें मेरी खोज के बारे में पता चले और मैंने पत्रकारों से भी कहा था कि जब भी उनमें से किसी को पता चले तो वे चुप रहें। हालांकि 1986 में जब जॉब्स 31 वर्ष के थे, क्लारा को फेफड़ों के कैंसर का पता चला। उसने उसके साथ काफी समय बिताना शुरू कर दिया और उसकी पृष्ठभूमि और उसके गोद लेने के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की, ऐसी जानकारी जिसने उसे अपनी जैविक मां को खोजने के लिए प्रेरित किया। जॉब्स को अपने जन्म प्रमाण पत्र पर सैन फ्रांसिस्को के उस डॉक्टर का नाम मिला जिसके पास शिएबल तब गई थी जब वह गर्भवती थी। हालांकि डॉक्टर ने जॉब्स के जीवित रहने के दौरान उनकी मदद नहीं की, लेकिन उन्होंने जॉब्स के लिए एक पत्र छोड़ दिया जिसे उनकी मृत्यु के बाद खोला जाना था। जैसे ही उनकी मृत्यु हो गई, जॉब्स को पत्र दिया गया जिसमें कहा गया था कि उनकी मां विस्कॉन्सिन की एक अविवाहित स्नातक छात्रा थी जिसका नाम जोआन शिबल था। 1986 की शुरुआत में क्लारा की मृत्यु के बाद और अपने पिता पॉल से अनुमति मिलने के बाद ही जॉब्स ने शिबल से संपर्क किया। इसके अलावा पॉल के प्रति सम्मान दिखाते हुए उन्होंने मीडिया से उनकी खोज पर रिपोर्ट न करने के लिए कहा। जॉब्स ने कहा कि वह अपनी जन्म देने वाली मां को खोजने के लिए जिज्ञासा और आवश्यकता दोनों से प्रेरित थे, यह देखने के लिए कि क्या वह ठीक थी और उसे धन्यवाद देना था, क्योंकि मुझे खुशी है कि मेरा गर्भपात नहीं हुआ। वह थी 23 साल की उम्र में और उसने मुझे पाने के लिए बहुत कुछ सहा। शिएबल अपनी पहली मुलाकात के दौरान भावुक हो गई थी, हालांकि वह एप्पल के इतिहास या उसमें जॉब्स की भूमिका से परिचित नहीं थी और उसने उसे बताया कि उस पर गोद लेने के कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाला गया था। उसने कहा कि उसे छोड़ने का अफसोस है और वह इसके लिए उससे बार बार माफी मांगती है। जॉब्स और शिएबल जीवन भर मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करेंगे और क्रिसमस एक साथ बिताएंगे। इस पहली मुलाकात के दौरान शिएबल ने जॉब्स को बताया कि उसकी एक बहन मोना है, जिसे नहीं पता था कि उसका एक भाई भी है। इसके बाद शिएबल ने न्यूयॉर्क में उनकी मुलाकात की व्यवस्था की, जहां मोना काम करती थी। जॉब्स के बारे में उनकी पहली धारणा यह थी कि वह पूरी तरह से सीधा और प्यारा व्यक्ति था, बिल्कुल सामान्य और प्यारा लड़का। इसके बाद सिम्पसन और जॉब्स एक दूसरे को जानने के लिए लंबी सैर पर निकले। जॉब्स ने बाद में अपने जीवनी लेखक को बताया कि मोना पहले मुझे अपने जीवन में पाकर और अपनी मां को मेरे प्रति भावनात्मक रूप से इतना स्नेही पाकर पूरी तरह से रोमांचित नहीं थी। जैसे जैसे हम एक दूसरे को जानने लगे, हम वास्तव में अच्छे दोस्त बन गए और वह मेरा परिवार है।
मुझे नहीं पता कि मैं उसके बिना क्या करूंगा। मैं एक बेहतर बहन की कल्पना नहीं कर सकता। मेरी गोद ली हुई बहन पैटी और मैं कभी करीब नहीं थे। इसके बाद जॉब्स को उनके पारिवारिक इतिहास के बारे में पता चला। गोद लेने के लिए छोड़े जाने के 6 महीने बाद शिएबल के पिता की मृत्यु हो गई। उसने जंडाली से शादी की और उनकी एक बेटी मोना थी। जंडाली का कहना है कि अपनी पीएचडी पूरी करने के बाद वह काम करने के लिए सीरिया लौट आए और फिर शिबल ने उन्हें छोड़ दिया। 1962 में उनका तलाक हो गया और उन्होंने कहा कि कुछ समय के लिए उनका मोना से संपर्क टूट गया। जब मेरी बेटी 4 साल की थी तब उससे दूर रहने की जिम्मेदारी भी मैं उठाती हूँ, क्योंकि जब मैं सीरिया गया था तो उसकी माँ ने मुझे तलाक दे दिया था, लेकिन 10 साल बाद हम दोबारा संपर्क में आए। जब उसकी माँ चली गई तो हमारा संपर्क फिर से टूट गया और मुझे नहीं पता था कि वह कहाँ थी, लेकिन 10 साल पहले से हम लगातार संपर्क में हैं और मैं उससे साल में 3 बार मिलता हूँ। मैंने पिछले साल उसके लिए सीरिया और लेबनान की यात्रा का आयोजन किया था और वह फ्लोरिडा के एक रिश्तेदार के साथ गई थी। कुछ साल बाद शेबल ने आइस स्केटिंग शिक्षक जॉर्ज सिम्पसन से शादी कर ली। मोना जंडाली ने अपने सौतेले पिता का उपनाम मोना सिम्पसन रखा। 1970 में अपने दूसरे पति को तलाक देने के बाद शिबल मोना को लॉस एंजल्स ले गईं और अकेले ही उसका पालन पोषण किया। जब सिम्पसन को पता चला कि उनके पिता अब्दुल फत्ताह जंदाली कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो में रह रहे हैं, तो जॉब्स को उनसे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उनका मानना था कि जंदाली उनके बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। और सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के अनुसार ऐसा इसलिए था क्योंकि 1974 में मिस्र की यात्रा पर जंदाली द्वारा अपने छात्रों को छोड़ने के बारे में सिएटल टाइम्स का एक लेख मिला। सिम्पसन अकेले सैक्रामेंटो गए और जंदाली से मिले, जो एक छोटे से रेस्तरां में काम करता था। उन्होंने कई घंटों तक बात की और उन्होंने उसे बताया कि उन्होंने रेस्तरां व्यवसाय के लिए पढ़ाना छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने और शिबल ने एक और बच्चा गोद ले लिया है, लेकिन हम उस बच्चे को फिर कभी नहीं देख पाएंगे। वह बच्चा चला गया है। उन्होंने कहा कि वह एक बार सैन जोस के पास एक मेडिटेरेनियन रेस्तरां का प्रबंधन करते थे और प्रौद्योगिकी के सभी सफल लोग वहां आते थे, यहां तक कि स्टीव जॉब्स भी। ओह हाँ, वह आते थे और वह एक प्यारे व्यक्ति और एक बड़े टिपर थे। जॉब्स के अनुरोध पर सिम्पसन ने जंडाली को यह नहीं बताया कि उसकी अपनी कहानी का मतलब यह है कि वह वास्तव में पहले ही अपने बेटे से मिल चुका है। यात्रा के बारे में सुनने के बाद जॉब्स ने याद किया कि यह आश्चर्यजनक था। मैं उस रेस्तरां में कई बार गया था और मुझे मालिक से मुलाकात याद है। वह सीरियाई था, गंजा हो रहा था। हमने हाथ मिलाया। हालांकि जॉब्स अभी भी जंडाली से मिलना नहीं चाहते थे, क्योंकि मैं तब तक एक अमीर आदमी था और मुझे उस पर भरोसा नहीं था कि वह मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश न करे या इसके बारे में प्रेस में न जाए। मैंने मोना से कहा कि वह उसे न बताए मेरे बारे में। जंडाली को बाद में एक ऑनलाइन ब्लॉग के माध्यम से जॉब्स के साथ अपने रिश्ते का पता चला। फिर उन्होंने सिम्पसन से संपर्क किया और पूछा, स्टीव जॉब्स के बारे में यह क्या बात है? सिम्पसन ने उन्हें बताया कि यह सच है और बाद में टिप्पणी की, मेरे पिता विचारशील और एक सुंदर कहानीकार हैं, लेकिन वह बहुत बहुत निष्क्रिय हैं। उन्होंने कभी स्टीव से संपर्क नहीं किया, क्योंकि सिम्पसन ने स्वयं अपनी सीरियाई जड़ों पर शोध किया और परिवार से मिलना शुरू किया। उसने मान लिया कि जॉब्स अंततः अपने पिता से मिलना चाहेंगे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। जॉब्स ने कभी भी अपनी सीरियाई विरासत या मध्य पूर्व में रुचि नहीं दिखाई। सिम्पसन ने अपने 1992 के उपन्यास द लॉस्ट फादर में अपने पिता की खोज को काल्पनिक रूप दिया। मालिक जंडाली उनके चचेरे भाई हैं। फिलैंथ्रोपी।
परोपकार और चैरिटी पर जॉब्स के विचार और कार्य एक सार्वजनिक रहस्य हैं। इनमें से कुछ कार्रवाइयों के सार्वजनिक रूप से ज्ञात होने पर भी उन्होंने गोपनीयता बनाए रखी। वह अमीर और शक्तिशाली लोगों के सामाजिक दायित्वों के बारे में सार्वजनिक चर्चाओं में एक प्रमुख व्यक्ति रहे हैं। उनके करियर के दौरान मीडिया ने उनकी और एप्पल की जांच और आलोचना की और उन्हें शक्तिशाली नेताओं और विशेष रूप से अरबपतियों के बीच असामान्य और बेवजह रहस्यमय या अनुपस्थित बताया। उनका नाम सभी बड़े वैश्विक परोपकार की मिलियन डॉलर सूची से अनुपस्थित है। कुछ लोगों ने बड़े गुमनाम दान में उनकी संभावित गुप्त भूमिका के बारे में अनुमान लगाया है। जॉन बाइज, एप्पल और जॉब्स के पूर्व धर्मार्थ नेता मार्क वर्मिलियन ने जॉब्स द्वारा आजीवन प्रत्यक्ष दान को कम करने का श्रेय उनकी पूर्णतावाद और सीमित समय को दिया। जॉब्स, वर्मिलियन और समर्थकों ने वर्षों से कहा कि कॉरपोरेट उत्पाद प्रत्यक्ष दान के बजाय संस्कृति और समाज में जॉब्स का बेहतर योगदान थे। 1985 में जॉब्स ने कहा, आप जानते हैं, इस पैसे वाली चीज पर मेरी मुख्य प्रतिक्रिया यह है कि यह हास्यप्रद है। सारा ध्यान इसी पर है क्योंकि यह शायद ही सबसे व्यावहारिक या मूल्यवान चीज है जो मेरे साथ घटित हुई है। एप्पल छोड़ने के कुछ ही समय बाद उन्होंने मार्क वर्मिलियन के नेतृत्व में धर्मार्थ स्टीवन पी जॉब्स फाउंडेशन का गठन किया, जिसे एप्पल के सामुदायिक नेतृत्व से दूर रखा गया था। जॉब्स पोषण और शाकाहार पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे, लेकिन वर्मिलियन सामाजिक उद्यमिता चाहते थे। उस वर्ष जॉब्स ने जल्द ही नेक्स्ट लॉन्च किया और बिना किसी परिणाम के फाउंडेशन को बंद कर दिया। 1997 में एप्पल में अपनी वापसी पर जॉब्स ने असफल कंपनी को मूल रूप से अनुकूलित किया, जैसे कि सभी परोपकारी कार्यक्रमों को समाप्त करना, कभी भी बहाल नहीं होना। 2007 में स्टैनफोर्ड सोशल इनोवेशन रिव्यूज पत्रिका ने एप्पल को अमेरिका की सबसे कम परोपकारी कंपनियों में सूचीबद्ध किया। एक और अप्रिय समाचार रिपोर्ट के कुछ महीने बाद एप्पल ने कर्मचारियों के धर्मार्थ उपहारों की बराबरी करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया। जॉब्स ने साथी अरबपतियों के लिए वॉरेन बफेट और बिल गेट्स द्वारा 2010 में शुरू की गई द गिविंग प्लेज पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। उन्होंने स्टैनफोर्ड अस्पताल को $50 मिलियन का दान दिया और एड्स के इलाज के प्रयासों में योगदान दिया। बोनो ने बताया कि जॉब्स के सीईओ रहते हुए अफ्रीका में एड्स और HIV राहत कार्यक्रमों के लिए एप्पल द्वारा $10 मिलियन दिए गए, जिससे अन्य कंपनियों को भी इसमें शामिल होने के लिए प्रेरणा मिली। ऑनर्स एंड अवार्ड्स। 1985 अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी पदक स्टीव वोजनियाक के साथ से सम्मानित किया गया, जो तकनीकी उपलब्धियों के लिए देश का सर्वोच्च सम्मान है। 1987 सार्वजनिक सेवा के लिए जेफरसन पुरस्कार। 1989 इंक द्वारा दशक का उद्यमी। 1991 रीड कॉलेज से हार्वर्ड वॉलम पुरस्कार। 2004 से 2010 5 अलग-अलग मौकों पर टाइम द्वारा दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में सूचीबद्ध किया गया। 2007 फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा व्यवसाय में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति नामित। 2007 इतिहास, महिला और कला के लिए कैलिफोर्निया संग्रहालय में स्थित कैलिफोर्निया हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। 2012 ग्रैमी ट्रस्टीज अवार्ड उन लोगों के लिए एक पुरस्कार जिन्होंने प्रदर्शन से असंबंधित क्षेत्रों में संगीत उद्योग को प्रभावित किया है। 2012 अपने पूरे करियर में नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता के लिए मरणोपरांत एडिसन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2013 मरणोपरांत डिज्नी लीजेंड के रूप में शामिल किया गया। 2017 एप्पल पार्क में स्टीव जॉब्स थिएटर खुला। 2022 अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा मरणोपरांत राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया, जो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है।